हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? अच्छे सब लोग। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हम फटाफट रे ऑप्टिक्स को रिवाइज करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो ये हमारा पीएसईबी का सिलेबस है सारा। रे ऑप्टिक्स का टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करे हुए हैं। इसमें से स्फेरिकल मिरर्स में से मिरर फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मिरर फार्मूला आ जाता है डायरेक्टली एग्जाम में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं इसके बारे में आ जाएगा। रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल सरफेसेस, ये 3 नंबर में डेरिवेशन या 5 मार्क्स में डेरिवेशन आ जाती है। इसके बाद लेंस मेकर फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाली थी, आई होप आपने देखी होगी, नहीं तो आज भी मैं फटाफट इसको रिवाइज करवा दूंगा। और फिर लास्ट में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से तो आपको पता ही है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमारे पास टेलीस्कोप पूछा जा सकता है। 5 मार्क क्वेश्चन है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हूँ जो हर चैप्टर में से कौन कौन से पूछे जाते हैं। नीचे सीबीएसई का सिलेबस है जो एग्जैक्टली सेम है जैसे हमारा पीएसईबी का सिलेबस है, लेकिन सीबीएसई का एग्ज़ाम वैसे तो अभी हो चुका है। तो इस एग्ज़ाम सीबीएसई का बस जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वही थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो ये हमारे पीएसईबी के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये दोनों में से हैं, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में से दोनों में से हैं। सो वेव ऑप्टिक्स तो हम ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर मैंने आपको वीडियोस भी सेंड करी थी। तो उसमें से ये जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये पक्का करके जाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाय साइन आर जो होता है इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, ये स्नेल्स लॉ होता है। इसको हम प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पक्का करके जाना। दूसरा हमारे पास होता है एंगल आई को एंगल आर प्रूफ करो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी स्नेल्स ह्यूजेंस प्रिंसिपल की हेल्प से आपको प्रूफ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म फार्मूला आज हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और फिर इसके बाद ब्रिवेस्टर लॉ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, करके जाना। इसमें फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थिन लेंस फार्मूला की फोकल लेंथ, एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज प्लेस इन कॉन्टैक्ट, है ना। इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, 2 मार्क क्वेश्चन आज करवा दूंगा मैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको किसी बुक में मिल जाएगा। आज हम सिर्फ रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। मिरर फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार कॉन्वेक्स, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर आना है, यहाँ पे लेंस लिखा गया गलती से, मिरर आना है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको करना है, तो इसमें आप दोनों केसेस कर सकते हो, रियल और वर्चुअल इमेज दोनों का ही क्वेश्चन आ सकता है। मिरर फार्मूला दोनों केस में करके जाना। फिर एक है हमारे पास कि हमें डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए रिलेट करना है। ये लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसको लेंस फार्मूला बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में से ये ऊपर वाले क्वेश्चंस हमारे वेव ऑप्टिक्स के हैं, दोनों क्वेश्चंस ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके ऊपर वीडियो भी आपको सेंड करी हुई है। ये दोनों क्वेश्चन पक्का करके जाना। फिर इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ ए डबल कन्वेक्स लेंस आपने फाइंड करना है। ये लेंस मेकर फार्मूला है, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप नहीं छोड़ के जाएंगे। फार्मूला ये होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। आज हम इसकी डेरिवेशन को इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप वहाँ पर डायरेक्टली स्किप करके जा सकते हैं नीचे टाइमलाइन में से, तो आप वो ये डेरिवेशन पक्का करके जाना। आज मैं इसको पक्का डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इंपॉर्टेंट है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन पक्का अच्छे से करके जाना। एक इसमें क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन आता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आज मैं बड़ी डिटेल में आपको करवाऊंगा। ये इजी भी है ये वाला टॉपिक, तो इसको भी डिटेल में हमें एग्जाम के लिए करके जाना है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो इसमें से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें से 17 मार्क्स का क्वेश्चन आना है दोनों में से मिला के। चलिए, तो ये न्यूमेरिकल्स हैं 3 मार्क्स में, ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो रे ऑप्टिक्स के हैं आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, मैं करवा दूंगा। और जो कुछ रह जाएंगे 1-2 न्यूमेरिकल्स वो आप अपनी बुक में से ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएंगे। वैसे आप इस लेक्चर के न्यूमेरिकल्स ही कर लेना जो मैं डिस्कस करवाऊंगा। नोट्स में लिखे हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं, नोट्स का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप ये न्यूमेरिकल्स एक बार एग्ज़ाम से पहले अच्छे से करके जाना। एक क्वेश्चन भी इसमें से आ गया, आप करके आ गए तो बस इस लेक्चर का जो हमारा मोटिव है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले आपने ये दोनों लॉज को ध्यान में रखना है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है और इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्लेक्शन होता है जब मिरर से अपनी शक्ल देखते हो, जैसे ये एक मिरर है, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई उसी मीडियम में वापस आ गई टकरा के, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो याद रखना कि इस फिनोमिना के दौरान ये जितनी भी मैंने क्वांटिटीज़ लिखी हैं ये कभी चेंज नहीं होती, दे डू नॉट चेंज। कौन कौन सी क्वांटिटीज़? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेवलेंथ और स्पीड, ये तीनों क्वांटिटीज़ चेंज नहीं होती शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। और जो चीज़ चेंज होती है लाइट की वो होता है फेज ऑफ लाइट वेव चेंजेस बाय पाई रेडियंस इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेन मैं बस पॉइंट्स बताऊंगा आपको, सारा हम थ्योरी नहीं पढ़ सकते अभी, आपको बस वही करके जाने हैं मेन पॉइंट्स, और उससे आपका पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन और स्फेरिकल। प्लेन मिरर अभी कुछ नहीं करने की ज़रूरत आपको, सीधा स्फेरिकल मिरर पे जाएंगे। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। दोनों की डेफिनेशन एक बार देख लेना, डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, बस समझ लो, आपको पता भी है। जो इस तरह का मिरर होता है जिसका ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है, इनर पार्ट है ना, इनर होलो पार्ट, अगर वो रिफ्लेक्टिंग है, जैसे डोंगा होता है ना, तो डोंगे का अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ से अपनी शक्ल देख रहे हो, स्पून ले लो, स्पून के यहाँ से अपनी शक्ल देख रहे हो आप, तो वो वाला जो मिरर है वो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है। कॉन्वेक्स है वही ये वाला हिस्सा, अगर ये रिफ्लेक्टिंग है, उल्टा करके देख रहे हो चम्मच का दूसरा हिस्सा, तो वो हमारा कॉनकेव स्फेरिकल, सॉरी वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर बनेगा अगर ये वाला रिफ्लेक्टिंग है। कुछ मेन चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पॉइंट होता है ना उस बड़े सफ़ियर का सेंटर, जिसका वो मिरर एक पार्ट है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर होता है, तो इधर भी इतना डिस्टेंस कैपिटल आर बनेगा। कैपिटल आर के मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट वो फोकस होगा, ठीक है। कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब भी मिरर पे स्ट्राइक करेगा तो वो फोकस में से पास होता हुआ वहाँ पर कन्वर्ज होता हुआ या वहाँ से डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा। तो जो हमारा फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके एफ तक का डिस्टेंस, बताता हूँ आपको, ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है, और ये कंप्लीट डिस्टेंस कैपिटल आर होता है। तो इनमें एक रिलेशन है, वो अच्छे से करके जाना कि जो आर होता है वो 2 टाइम्स एफ होता है, या स्मॉल एफ अगर निकालना है तो वो r/2 से निकलेगा। ये मिरर्स के लिए होता है फॉर्मूला सिर्फ, ठीक है। तो ये बस मेन चीज़ें याद रखना। एक और चीज़ याद रखना कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो ड्राइवर्स मिरर होता है। हमारे जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उस पर जो मिरर्स लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो डॉक्टर्स मिरर होता है, वो डॉक्टर यूज़ करते हैं टू सी द इमेजेस, ठीक है। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। ये कुछ मेन डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एफ और आर में रिलेशन क्या होती है, अभी मैंने बताई है। सोचो, r इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ, ठीक है, या f इज इक्वल टू r/2। तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, कॉनकेव मिरर के लिए भी कर सकते हैं, कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नोट्स हैं आपके, मैं PDF सेंड कर दूंगा। यहाँ से ये डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 मिनट लगेंगे। अगर नहीं किया हुआ तो अच्छी बात, अभी तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आई होप आपने किया होगा यहाँ तक, ठीक है। नहीं किया हुआ तो एक बार कर लेना। तो आपको जस्ट ऐसे एक मिरर बनाना है, एक रे आ जाएगी, फोकस में से निकलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स आएगी, फोकस में से निकलेगी। 2 ट्रायंगल्स हम लेते हैं इसमें, उन दोनों ट्रायंगल्स को यूज़ करके हम वहाँ से ये f इज इक्वल टू r/2 प्रूव कर देते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ। चलिए, मिरर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। v यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, सॉरी v यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस होता है, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, f फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो फोकल लेंथ में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u, इमेज डिस्टेंस मतलब v, इनमें अगर रिलेशन आपके पास है उसको मिरर फार्मूला बोला जाता है। तो मिरर फार्मूले के भी 3 केसेस हम ड्राइव कर सकते हैं, एग्जाम में मेंशन नहीं होता, वैसे ना हो तो किसी भी केस में कर दो, अदरवाइज कोई जो बोला गया वही करना पड़ेगा। तो कॉनकेव मिरर में हमारे पास जब रियल इमेज बने, कॉनकेव मिरर और रियल इमेज बने, तब हमें प्रूफ करना है। तो रे डायग्राम अभी आपको इसका ज़रूर समझाऊंगा एक बार, क्योंकि मैं जस्ट आइडिया दूंगा, पूरी डेरिवेशन आपको नोट्स में मिलेगी। टाइम हमारे पास कम है, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप देखोगे नहीं, इसलिए मुझे सारा कुछ कवर करना है, तो मैं आइडिया दूंगा। तो ये कॉनकेव मिरर आपको ऐसे बना लेना है, ये इसका पोल होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है हमारा, ठीक है। तो एक लाइन हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे लगाते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट इट पासिस थ्रू द फोकस।
फोकस कहाँ लगाना है, देखो जहाँ आपने सी लगाया और जहाँ पी लगाया उसका मिड पॉइंट जो होगा वो फोकस होगा, तो वो फोकस में से पास करेगी। दूसरी रे आपने फिर टिप से लेनी है और टिप से लेकर आपने डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करके मिरर पे स्ट्राइक करनी है, और जब वापस आएगी तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर कटेगी कहीं पर, जहाँ कटेगी वहाँ आपको इमेज मिलेगी। ये जो मैं अभी एरो बना रहा हूँ ये इमेज का एरो है, ठीक है। तो बस आपको इतना सा रे डायग्राम बनाना है। अब इसको बनाने के बाद अगला काम आपको यहाँ पे मार्क करना है कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से माइनस यू है, ठीक है। फिर दूसरा इमेज का डिस्टेंस पोल से माइनस वी है। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से आर है। अब आपकी जो इंसिडेंट रे है वो इधर जा रही है और सारे डिस्टेंसेस आपने पोल से मेज़र करने होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि इस साइड पर ही आपका u है तो इसलिए माइनस यू लिखा गया है, इसी साइड पर आप v मेज़र कर रहे हो इसलिए माइनस वी, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट हैं, इंसिडेंट रे हमारी इधर जा रही है और डिस्टेंसेस हमारे उसके ऑपोजिट हैं, वो सब नेगेटिव लेने हैं। और यहाँ पर जो इवन r है वो भी आपने नेगेटिव ही लिखना है। यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, नीचे मैं नेगेटिव पुट किया होगा। तो बस आप ये क्रिएट डायग्राम बना लेना। उसके बाद आपको दो ट्रायंगल्स लेने हैं बारी बारी। तो आपको एक बार ABC और A', B', C ट्रायंगल लेना है और इनको सिमिलर प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, ये हमारा ABC ट्रायंगल है, ये हमारा A', B', C ट्रायंगल है। ये देखो देखने में पता चल रहा है सिमिलर है, 90 डिग्री का एंगल है, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, Z भी बन रहा है, अल्टरनेटिव ऑपोजिट एंगल्स भी हैं, तो दे आर सिमिलर। इनको सिमिलर प्रूफ करके आपने वहाँ से ये वाली रेशो लिख लेनी है, AB/A', इज इक्वल टू BC/B', AB और A', B' ये ऑब्जेक्ट और इमेजेस हैं। आप देख लीजिए AB हमारा ये है और ये हमारा इमेज का जो साइज़ है वो है। तो ये वाली रेशो आपको पहले याद रखनी, इक्वेशन 1। फिर आपको दो ट्रायंगल और लेने हैं, तीनों केस में ऐसे ही ड्राइव होगा, रे डायग्राम का बस फर्क पड़ेगा, बाकी ऐसे ही ड्राइव होगा। एक ही याद करना है, सारे केस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो दो ट्रायंगल्स लेने हैं वो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से, एक NOF और एक A', B', F क्या होता है, फोकस। तो अब मैं जो ट्रायंगल्स ले रहा हूँ उनमें फोकस लेके आ रहा हूँ, तो मैं दूसरा डिफरेंट कलर से आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये वाले जो दो हैं NOF, वेयर इज़ आवर point F, this is point F, where is point O, so this is O, this is N। तो NOF ट्रायंगल यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ से परपेंडिकुलर फेंका गया, जहाँ जाके गिरा वो O पॉइंट है। तो ये ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है वो NOF है, ठीक है। और यहाँ पर AB के बराबर ही है, हमारा जो ON है वो AB के बराबर ही है, दोनों देख लीजिए इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। तो एक ये वाला मैंने ग्रीन में मार्क कर दिया, ये ट्रायंगल है। दूसरा है A', B', F, वो भी मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा ये वाला। बस आपको उसके बाद नाम सेम रहेंगे तीनों डेरिवेशंस में। ये वाले दो ट्रायंगल्स भी आपको नज़र आ रहा है सिमिलर हैं, वहाँ से आपने ये वाली रेशो लिख देनी है A'। फिर ये देखिए वही सेम चीज़ आ गई, ऊपर भी AB/A', B' था, यहाँ भी AB/A', B' है, बट अब PF/B', है राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड वाली दोनों टर्म्स आपस में इक्वेट हो जाएंगी। तो ये दोनों आपस में इक्वेट हो गई हैं। अब आपको ना सारे डिस्टेंसेस पोल से मेज़र करने होते हैं, इसलिए मैं क्या करूँगा, अब जो BC है उसको मैं पोल से मेज़र करूँगा। तो BC इज़ PB - PC। एक बार देख लो, BC इज़ PB - PC। देखो BC कहाँ है, देखिए ये B है, ये C है, ये BC है मेरा, ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। ये BC है, तो BC क्या है, PB - PC, PC यहाँ तक है, तो PB - PC कर दोगे तो BC बन जाएगा। पोल से मेज़र करने ना, तो BC को यहाँ से मेज़र करके निकालना आपको। ऐसे ही दूसरा डिस्टेंस कौन सा था, B', वो है PC - PB'। देखो B' ये है, वो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका PC - PB' यहाँ तक, तो वो आपके पास B' आ जाएगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है। तो ये मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ पर B', को भी ऐसे ही देख लेना, डायग्राम से एक्सप्रेस करा है। फिर सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव में ही देखिए पुट करे, मैंने शुरू में बता दिया आपको, सारी वैल्यूज़ वहाँ से नेगेटिव में पुट करा है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई आप कर लेना, सिंपल मैथ्स है, एक बार करके देख लेना, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट में UVF से डिवाइड करोगे तो फाइनली ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये हमारा जो केस था, ध्यान देना, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर इमेज बन रही है रियल इमेज, ये रियल इमेज बन रही है। यहाँ पे जब रेज अपने आप मिलती हैं वो रियल इमेज होती है, तो उस केस में हमने करा। अब कॉनकेव मिरर में हमारे पास वर्चुअल इमेज भी बनती है, ये दूसरा केस है हमारे पास, ये भी मिरर फॉर्मूले का ही केस है, लेकिन इस केस में कॉनकेव मिरर है बट वर्चुअल इमेज है, केस 2, ठीक है। तो इस केस में वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी वो आपको ध्यान देना है। तो वर्चुअल इमेज के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम पहले रख रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, अब वहाँ नहीं रखेंगे। अब कहाँ रखेंगे उसको, अब हम रखेंगे फोकस और पोल के बीच में।
डायग्राम बना लेना। एक रे ऐसे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस लाइक दिस। दूसरी रे ऐसे सीधी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, वो ये रही, ठीक है, सीधी गई, ऐसे गई, टकरा के वापस आई, तो मैंने ऐसे बना दी। उन दोनों को जब आप बैक इम्पोज करोगे तो मिरर के अंदर एक इमेज नज़र आएगी जो ये बनी गई है, ए डैश बी डैश, ठीक है। बस ये डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लेना। ये मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि नोट्स मुझे ये सेंड करने हैं। आप डायग्राम बना हुआ एक बार देख लेना बना के। डेरिवेशन सेम है, बस डायग्राम ही बनाना है, डेरिवेशन सेम है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और आर जो हैं इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इधर बनेगा तो नेगेटिव आएगा। आर भी पोल से इस साइड बन रहा है तो वो भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जो इमेज डिस्टेंस है वो पोल से राइट हैंड साइड पे बन रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। इस केस में वी पॉजिटिव है। तो आप बस वैसे ही वही सेम ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर प्रूफ करके ये वाली रेशो देखो, नाम भी सारे सेम है, वो लेटर्स जो नोटेशंस हैं वो भी पिछली वाली ही हैं सारी, ताकि दिक्कत ना आए, वैसे ही याद करना है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर वो रेशो आ गई। बस यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा। अब जब आप वैल्यूज़ निकालोगे ना, बी डैश सी की जैसे वैल्यू अब निकाल रहा हूँ, तो पीछे था पी बी डैश पी सी डैश माइनस पी बी डैश, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बी डैश सी कुछ और है। देख लेते हैं एक बार डायग्राम से। देखिए बी डैश कहाँ है, ये है बी डैश, सी कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस निकालना है आपको और मेजर पोल से करना है। तो एक आप इधर चलोगे, एक आप इधर चलोगे, इन दोनों को ऐड ही करोगे ना, तो आप लिखोगे पी सी प्लस पी बी डैश, तभी बी डैश सी आएगा ना। तो ये देखिए पी सी प्लस पी बी डैश, इसमें से जो चीज़ नेगेटिव है उसको नेगेटिव पुट कर दो। पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो नेगेटिव है, इस साइड है, उसको नेगेटिव पुट कर दो, और पी बी डैश पॉजिटिव है, उसको इस साइड पुट कर दो। तो बस बाकी उसके बाद पी एफ की वैल्यू आप पुट कर दो, फोकल लेंथ नेगेटिव ही पुट करनी है कनकेव की। तो जब वैसे ही सिंप्लीफाई करके देखेंगे मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। तीसरा केस कॉन्वेक्स का है, तो ऐसे डिफरेंट केसेस आ जाते हैं इसमें। तीसरा केस मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में रियल या वर्चुअल का केस नहीं होता, इसमें हमेशा इमेज वर्चुअल ही बनती है, ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये पहले ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी रे डायग्राम फिर से वैसे ही है, प्रैक्टिस करना है आपको, एक बार बना के देख लेना। एग्जाम में कई बार लिखा होता है कि कॉन्वेक्स के लिए करो या कॉनकेव के लिए करो, तो इसका भी आप रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना। इसमें आप ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो वैसे ही रे जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बट आप इसको बैक इम्पोज करके फोकस में से निकालोगे। दूसरी रे सीधी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ऐसे निकाल दोगे, ऐसे, है ना। तो जहाँ पे दोनों कट कर रही हैं वहाँ पे आपकी इमेज है। अब इस साइड पे आपका इमेज डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव है। फोकल लेंथ भी हमारी जो है इस साइड पे राइट साइड पे ही जा रही है। इस केस में कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर है, वो भी पॉजिटिव है। बस इमेज डिस्टेंस वो इधर बनेगा, वो नेगेटिव है, ठीक है। बस ये मेन चीज़ें हैं, बाकी डेरिवेशन सेम है। आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन, अगर एग्जाम में पूछा जाए वो ड्राइव करो, तो मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप सेम ट्रायंगल जो सेम डायग्राम में से दो ट्रायंगल देख लेना, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देना, सिमिलर ही हैं वो भी, तो वहाँ से ये रेशो लिखी जाएगी। तो आप सीधा फॉर्मूला याद करें कि जो मैग्नीफिकेशन होती है मिरर फॉर्मूला के केस में वो माइनस वी बाई यू होती है, और मैग्नीफिकेशन आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, न्यूमेरिकल में करेंगे हम, ठीक है। फिर मैग्नीफिकेशन को ना हम और डिफरेंट फार्मूला में भी लेके जा सकते हैं, या भी आप स्किप कर दो। मेन ये है कि मैग्नीफिकेशन माइनस वी बाई यू होती है सर, ये याद रखना है। अब न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, तो न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट हैं मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड, वो बड़े ध्यान से समझने हैं। ये हर केस में काम आएंगे, मिरर और लेंस दोनों के केस में। देखिए एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो मतलब वर्चुअल इमेज है, एम की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मतलब रियल इमेज है, बस यही याद रखना, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। तो वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट, एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। बस ये आपको याद रखना है। वर्चुअल और रियल का पता लग गया, वहाँ से फिर आप इन्वर्टेड या इरेक्ट बता सकते हो। अब मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज कितनी बड़ी बनी। अगर एम का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव न्यूट्री छोड़ दो, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा आ जाए तो ऑब्वियसली इमेज बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट छोटा है तो एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। और अगर एम का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 1 बहुत आसान है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना सीखना है। मेन चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है कि u को हमेशा नेगेटिव लिखेंगे, फोकल लेंथ को नेगेटिव लिखेंगे कॉनकेव के लिए, और फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिखेंगे कॉन्वेक्स के लिए। ये पक्का अच्छे से इस चीज़ को ध्यान देना, याद रखना, दिमाग में कॉपी पे लिख लो, जहाँ लिखना लिख लो, ठीक है। बस यही है मेन। अब सुनो, कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने कॉनकेव मिरर पे रखा, तो फोकल लेंथ नेगेटिव मैंने अभी बताया, 10 सेंटीमीटर बोला, हम -10 पुट करेंगे।
डिस्टेंस उसका 8 सेंटीमीटर है, तो हम डिस्टेंस नेगेटिव पुट करेंगे। हमें बस पोजीशन बतानी है इमेज की और नेचर बताना है। तो f -10, u -8, v बताना है। सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज़ विद साइन पुट करनी है, -10 -8 जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे पुट करना है। सॉल्व आप कर लोगे, v आपका 40 सेंटीमीटर आ गया पॉजिटिव, v पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव v आने का मतलब है कि जब आप m कैलकुलेट करोगे -v/u, तो आप v की वैल्यू यहाँ 40 पुट करोगे और u की वैल्यू यहाँ पर -8 विद साइन। तो जब ये माइनस माइनस कट जाएगा, 8 से ये कटा 5, तो m आपका +5 आया। और मैंने अभी बताया कि व्हेन योर मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ध्यान रखना, ठीक है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है नोट्स में, व्हेन m इज पॉजिटिव वर्चुअल इमेज, ये याद रख लेना बस। तो आप बता दो वर्चुअल इमेज आ गई, सीधा सीधा आंसर। नेक्स्ट कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर 2.5, तो पॉजिटिव लिखेंगे फोकल लेंथ को, f को +2.5 लिखेंगे बिकॉज वी हैव कॉन्वेक्स मिरर। कहता है उससे कितनी दूर एक लड़का हम खड़ा कर दें कि उसकी जो इमेज बने वो उसकी अपनी हाइट की आधी बने, ठीक है। तो आधी इमेज बने मतलब मैग्नीफिकेशन हाफ, डबल इमेज बने 2 टाइम्स इमेज का साइज हो मतलब मैग्नीफिकेशन 2, ऐसे समझना है। वो अगर बोल रहे कि एट वाट डिस्टेंस मैं एक ट्री को मिरर के सामने रखूं या एट वाट डिस्टेंस ट्री से मैं मिरर रखूं, बात वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है वो, सो दैट कि जो इमेज है ट्री की वो उसके अपनी हाइट का 3 गुना नजर आए, 3 टाइम्स, तो आप बोलोगे m = 3। तो ऐसे है क्वेश्चन, तो आपने m लिख दिया यहाँ पर हाफ और m का फॉर्मूला होता है -v/u, तो आप लिख दोगे -v/u = हाफ, वहाँ से v निकल आएगा -u/2, तो ये v की वैल्यू आ गई -u/2। अब मिरर फॉर्मूले में आपको v की जगह भी -u/2 पुट करना है, u को वैसे रहने देना है, f आपको दिया हुआ है, तो आपको u निकल आएगा। इस इक्वेशन में देखिए u तो आसानी से निकल आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, -2/u, एलसीएम लेंगे, u एलसीएम आ जाएगा, ऊपर -1 आ जाएगा, सॉल्व करके आंसर आ गया। तो बस ये काम है। u पूछा गया था ना, एट व्हाट डिस्टेंस बॉय शुड स्टैंड फ्रॉम द मिरर, तो बॉय एक ऑब्जेक्ट है ना, कितने डिस्टेंस पे खड़ा होगा ये पूछा गया ना, तो u पूछा गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने अभी बताया 3 टाइम्स वाला केस, तो एक इरेक्ट इमेज कहता बन रही है, उसका साइज 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के साइज का। तो अब m कितना दे दिया गया आपको 3। वो बोल रहा है कि मिरर हमारा कॉनकेव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस उसकी कितनी 36, तो यहाँ से फोकल लेंथ पहले निकाल लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करो, तो फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर बोला गया कॉनकेव, तो नेगेटिव लिखोगे, तो f आप लिखोगे -18 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कॉनकेव के लिए नेगेटिव। आगे उसने m दिया हुआ 3, तो फिर से हम लिखेंगे -v/u = 3, तो v = -3u, वो भी आपको मिल गया, v भी मिल गया, f भी मिल गया, और आप मिरर फॉर्मूले में v को -3u, f को -18 पुट करके सॉल्व करेंगे, यू विल गेट u। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ज़रूर करके जाना। देखिए मैंने बताया कॉन्वेक्स मिरर हमारा जो यूज़ होता है वो स्ट्रीट लैम्प्स में यूज़ होता है। पहली बात, स्ट्रीट लैम्प्स का मतलब होता है, स्ट्रीट लैम्प्स में क्या होता है कि मिरर हम ऐसे पीछे लगा देते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ बल्ब है ना, तो मिरर ऐसे लगा देते हैं, तो बल्ब से लाइट जाती है, यहाँ गई ऐसे चली गई, यहाँ गई ऐसे चली गई, तो इस तरह से लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाती है। ये मिरर लगा हुआ पीछे, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो स्ट्रीट लैम्प्स में हम कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं ताकि लाइट डाइवर्ज हो जाए। कॉन्वेक्स मिरर ड्राइवर मिरर होता है व्हीकल्स में टू सी द वाइड फील्ड ऑफ व्यू। आप देखते हो ना कि कार का जो शीशा होता है पीछे बहुत बड़ा सीन आपको दिखाता है, पूरी सड़क दिखा देता है वो आपको, इसी वजह से प्लेन मिरर लगाओ तो पूरी सड़क नहीं देख पाओगे, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा देता है। पढ़ लेना, ये सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में काम आएंगे। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट्स, ठीक है, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, सोलर कुकर्स। तो ऐसे कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर का काम करता है, इस पर लाइट ऐसे गिरती है ना जब, तो लाइट एक जगह पे फोकस हो जाती है, तो लाइट को जब फोकस करना हो तो कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। ट्रिक मिरर, कई बार आपने देखा होगा, किसी आप गए वहाँ पर जू वगैरह में, वहाँ पर इस तरह के डिफरेंट शेप के मिरर लगे होते हैं जस्ट टू फन। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय ऑफ्थेल्मोस्कोप फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑन रेटिना ऑफ आई। तो वो जो डॉक्टर्स मिरर बताया गया उसमें डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, तो ये सब पढ़ लेना। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम फटाफट जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करेंगे, ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, ये जस्ट एक ओवरव्यू लेक्चर है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में सारे आपको बता रहा हूँ।
आप ये वाले नोट्स में से वो चीज़ें पक्का करके जाना जो अभी मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बताने जाने वाला हूँ, और इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करवाऊँगा। रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद प्रिज्म वाला पार्ट आएगा, वो भी रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है, और लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, वहाँ से अपनी कॉपी से कर लेना। आज मैं फटाफट एक ओवरव्यू आपको इस लेक्चर में दे दूँगा। चलिए, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे ये ग्लास स्लैब है, आपको पता है बेसिक ग्लास स्लैब है, ऐसे नॉर्मल है, लाइट यहाँ से आई, नीचे वाला मीडियम अगर डेंसर होगा तो ऐसे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। डेंसर का मतलब होता है ऑप्टिकली डेंसर, जैसे कि ऊपर आप एयर इमेजिन कर लो, नीचे ग्लास है या नीचे वाटर है, तो नीचे वाला मीडियम डेंसर होगा। तो डेंसर मीडियम में जाते ही लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और इनकी जो रेशो होती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो होती है μ2/μ1, where μ2 is the refractive index of this medium, μ1 is refractive index of upper medium। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये स्नेल्स लॉ है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आएगा। दूसरा, तीनों रेज सेम ही प्लेन के अंदर होती हैं, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आप मेन ये बात याद रखेंगे कि जब लाइट मीडियम चेंज करती है ना, तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों चेंज होते हैं, बट उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्शन में कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होता, तो याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। किसमें? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है, ये याद रखना। रिफ्लेक्शन में भी नहीं चेंज होती, रिफ्रैक्शन में भी नहीं चेंज होती, बट रिफ्रैक्शन में क्या क्या चेंज होता है? स्पीड, लाइट स्लो हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ ये भी कम हो जाएगी अगर वो डेंसर मीडियम में गई है तो। बस ये पॉइंट याद रखना, ये डायग्राम बना लेना, दोनों आपको पता है बेसिक। आगे चलते हैं, जो काम की चीज़ है वो करेंगे अभी। हाँ, एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ फेल हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो अभी हमने लिखा था sin i/sin r इक्वल टू μ2/μ1, हो सकता है फेल जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ज़ीरो होंगे। ज़ीरो कब होंगे? ये हमारी ग्लास स्लैब है, ये नॉर्मल था, और लाइट भाई सीधी आ गई नॉर्मल के अलॉन्ग, सीधी चलेगी, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? ज़ीरो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो। तो आप यहाँ 0/0 पुट करेंगे, विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये कभी भी आप फाइंड नहीं कर सकते, ये मैथ्स की प्रॉब्लम है। 0/0 आप नहीं पता कि क्या आएगा, तो ये मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ से फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकाल पाओगे। ये भी एक छोटा सा प्रिंसिपल पढ़ लेना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये बोलता है कि अगर मान लो लाइट, ये ग्लास स्लैब है, ऐसे गई लाइट, बेंड होके ऐसे चलेगी, मैंने यहाँ मिरर लगा दिया, लाइट को बाउंस बैक करवा दिया पीछे, तो वो सेम पाथ ही अपना जो है वो कवर करेगी, उसी को ट्रैवर्स करेगी। तो ये एक पढ़ लेना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका प्रूफ नहीं करना आपको। हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ये वाली इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए। अपरेंट डेप्थ इज़ ऑलवेज लेस देन रियल डेप्थ। ये क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास एक पानी का गिलास है, अभी ले आओ किचन से जाके, वीडियो को पॉज करके, उसमें एक सिक्का रख दो, पेन, छोटा सा सिक्का या कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें फेंक दो, तो वो सिक्का जो है जब आप ऊपर से देखोगे आपको ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। लाइट जब उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है उससे कम नज़र आएगी जो अपरेंट डेप्थ है। ऊपर उठा हुआ नज़र आया मतलब डेप्थ कम होगी ना, तो अपरेंट डेप्थ लेस होती है, लेस देन रियल डेप्थ। ये प्रूफ करना यहाँ पे, ठीक है। तो वही पानी का गिलास है जो अभी आप लेके आए हो, ये पड़ा हुआ है सिक्का। सीधा सा रे डायग्राम देख लो, तो यहाँ सिक्के से हम बोल रहे हैं ऐसे रे ऑफ लाइट गई, ये नॉर्मल आ गया, यहाँ पे सरफेस आ गया, सरफेस से वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, क्योंकि ये एयर है, ये पानी है, तो पानी डेंसर होता है, एयर रेयर होती है, तो ऐसे बेंड करेगी, आर बड़ा बनेगा, आई छोटा बनेगा। जो बंदा यहाँ पर अपनी आंख लगा के इसको देख रहा है सिक्के को, उसको लगेगा, अगर मैं इसको बैक इम्पोज कर दूँ कि सिक्का यहाँ पड़ा है, तो एक्चुअल में तो सिक्का यहाँ पड़ा है, लेकिन उसको यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो उसकी कुछ हाइट आ जाएगी जिससे वो ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा। एक्चुअल डेप्थ उसकी कितनी है? x, लेकिन हम जो निकालेंगे ऊपर से देख के वो आएगी y। तो y को बोला जाता है अपरेंट डेप्थ, अपरेंट मतलब जो अपीयर हो रही है, और x को बोला जाता है रियल डेप्थ जो एक्चुअल में है। और आपको देखने में भी नज़र आ रहा है कि अपरेंट y छोटा है, x बड़ा है, ये अभी हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लेना, डायग्राम बनाने के बाद कहानी लिखनी लिख देना, नहीं लिखनी तो सीधा यहाँ आ जाना, sin i/sin r। अब देखो i जो है ना हमारा, वो ये है, वो वाटर के अंदर बन रहा है, तो आई के सामने, साइन आई के सामने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी वो दूसरे मीडियम की आएगी, μ a आएगा, एयर की आएगी, ठीक है। देखो
साइन आई के सामने म्यू ए आएगा और साइन आर के सामने म्यू डब्ल्यू आएगा। हमेशा जिस मीडियम में एंगल बन रहा है उसके दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सामने आती है, ठीक है, ये याद रखना स्नेल्स लॉ में। और ये जो चीज़ है म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू, इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब पहले मैंने नहीं बताया, पहले क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे बता देता हूँ, ये आगे भी काम आनी है ना हमारी ये चीज़। इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की रेशो होती है। कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, मैं करवा दूंगा आगे जाके। तो अभी इसको आप कैसे बोलते हो, ये जो रेशो आपने लिखी है उसको ना, ये नोटेशन होती है, ए नीचे लिख दो, डब्ल्यू ऊपर लिख दो। इसको ऐसे पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जिसके विद रिस्पेक्ट टू वो नीचे आएगा, जिसकी है वो ऊपर आएगा, बस ये याद रखना। चलो हमने बस कुछ नहीं करा, पहले स्नेल्स लॉ लिखा, फिर साइन आई निकालना है डायग्राम से। तो ये हमारा डायग्राम है, साइन आई निकालना है यहाँ से, बड़ा आसान है, ये छोटा सा काम है। देखो ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो जो साइन आई है आपका, साइन आई इट इज़ परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ बी। देखो ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है। अब साइन आर, ये साइन आर है, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अगर ये एंगल आर है तो ये भी आर है। अब ये आर है तो इस ट्रायंगल में साइन आर आएगा ए बी अपॉन ओ डैश बी। ये ओ डैश पॉइंट है जो हमें अपीयर हो रहा है जहाँ पे सिक्का, तो वो आ गया साइन आर इज़ ए बी बाई ओ डैश बी, ठीक है। तो ये दोनों आपके सामने आ गए। अब दोनों को आपको डिवाइड करना है, इसमें पुट करना है इस इक्वेशन में। साइन आई की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू, ये देखो यहाँ से पुट करना है, तो वो आएगा ए बी अपॉन ओ बी अपॉन ये, तो उल्टा करके ओ डैश बी है, ये ऐसे लिख दिया। ए बी कट जाएंगे, ओ डैश बी अपॉन ओ बी आ गया, किसके बराबर, इसके बराबर, ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा है। तो डब्ल्यू म्यू ए इज दिस। अब जो हमारा ओ डैश बी है और ओ बी है वो अप्रॉक्सीमेटली ओ डैश ए और ओ ए है, ठीक है। ए और बी पॉइंट्स ना एक दूसरे के पास पास ही होते हैं, ऐसा हमने माना है। तो ये बहुत पास पास होते हैं पॉइंट्स। तो फिर ये डिस्टेंस और जो हम उसमें लिख रहे थे ये डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाएंगे। तो हमने ओ डैश बी को ओ डैश ए पुट करना है। ओ डैश ए क्या है, वाई आपका, जिसको हम बोल रहे थे कि ये अपर एंड डेप्थ है। और ऐसे ही ओ बी को आपने एक्स पुट करना है। ओ बी को पहले आप ओ ए पुट कर दोगे, ओ ए एक्स के बराबर है, तो वो आ जाएगा वाई बाई एक्स, ठीक है। बस वाई बाई एक्स आ गया, तो वाई निकल आया इसके बराबर, ठीक है। ये सब पढ़ लेना, ये हाइट है जो मैंने बताया। इसमें डिलेड सनराइज, डिलेड सनसेट, ये एक और एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, इसको पढ़ लेना अच्छे से। ये जस्ट पॉइंट्स है, पढ़ लेना, ये डायग्राम बना देना। सन एक्चुअल में यहाँ होता है, लेकिन लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ना एटमॉस्फेयर से हमें लगता है यहाँ है, वो सनसेट हो चुका है, बट फिर भी सन हमें नज़र आता है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ से एक बार ज़रूर रीड कर लेना, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन थ्रू सिंपल मीडिया, ये आप बस ग्लास लैब का एक डायग्राम सा है, ये देख लेना। इसको अभी छोड़ देते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम अब करेंगे एक ये न्यूमेरिकल जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं पहले एक रिलेशन समझाऊंगा आपको, वो समझ लीजिए ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा सारा। देखिए मान लो आपके पास तीन रिफ्रैक्ट मीडियम है, एक है ए, एक है बी, एक है सी, ठीक है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, इसकी म्यू बी, इसकी म्यू सी। और ये लाइट आई ऐसे जिधर भी जा रही है, कोई डेंसर हो सकता है, कोई रेयर हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। बस तीन मीडियम है। जैसे आप ऐसे मान लो कि एक एयर है, एक ग्लास है और एक वाटर है, ऐसे, ठीक है। ऐसे होता है ना फिश टैंक ऐसे ग्लास का बना होता है, नीचे वाला सरफेस ये सारा ग्लास है, यहाँ पानी भरा होता है, ऊपर एयर है, वो एग्जांपल आप समझ लो। तो इसमें अगर आप किसी भी एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान से देखना। ए से शुरू हो गए, ए म्यू बी लिखा आपने पहले, ए म्यू बी इंटू, फिर बी को ऊपर ले गए, बी म्यू सी, फिर इक्वल टू, या इसको ऐसे ये वाली इक्वेशन देख लो, ए म्यू बी इंटू बी ऊपर चला गया, बी म्यू सी इंटू सी ऊपर चला गया, सी म्यू ए इक्वल टू 1। जितने मर्जी मीडिया है सबको इस रिलेशन से आप लिख सकते हो, ठीक है। आप बस तीन के लिए करेंगे। अब जब ये वाला फैक्टर नीचे जाएगा तो वो
सी म्यू ए का ए म्यू सी बन जाएगा। ये मैं यहाँ पे ना साइड पे स्टेप कर रहा हूँ, मैं इसको नीचे ले गया तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगी, ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इज इक्वल टू 1/c म्यू ए। जब ये ऊपर जाएगा ऐसे फैक्टर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो बन जाएगा c नीचे a ऊपर ऐसे। अब यहाँ से अगर आप बी म्यू सी निकालना चाहते हो, बी म्यू सी, तो वो आ जाएगा ए म्यू बी को नीचे ले जाओ, ए म्यू सी अपॉन ए म्यू बी। ठीक है, ये एक रिलेशन है जो यहाँ यूज़ होती है। अब देखो बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3 एंड ग्लास इज़ 3/2। ये किसके विद रिस्पेक्ट टू? एयर के। दोनों जब ऐसे बोला ना कि वाटर कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास कितनी है, मतलब वो एयर के विद रिस्पेक्ट टू है। कहता है ये दोनों 4/3 और 3/2 हैं। हमें निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। उल्टा भी पूछा जा सकता है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। पहले ये समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसे लिखा जाता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसा लिखा जाए, ग्लास यहाँ लिखा जाएगा, W यहाँ लिखा जाएगा, ये ग्लास की विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। ठीक है, इसको अगर मैं रेशो की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखा जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे लिखा जाएगा। ये चीज़ पहले दिमाग में रख लेना। ठीक है, अब आपने वैसे लिखना है। आपको वाटर की विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है, वाटर की विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है, ग्लास की हमें विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है। तो क्या क्या गिवन है हमें, ध्यान से देखना। हमें वाटर की विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है, कितनी है? 4/3। ग्लास की विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है, कितनी है? 3/2। अगर मैंने यहाँ पर जी म्यू ए लिखना हो, जी म्यू ए उल्टा कर दूंगा ना, तो यहाँ पर भी 2/3 आ जाएगा। ये भी आप समझ लो एक चीज़, ए म्यू जी को अगर आप जी म्यू ए लिखोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, अब आपको वही फॉर्मूला जो मैंने बताया वो लिखना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए से शुरू हो जाओ, W नीचे आ गया, फिर W ऊपर ले जाओ, G नीचे आ गया, फिर G ऊपर ले जाओ, A नीचे आ गया, साइकिल बन गया पूरा। ऐसे एक इक्वेशन लिख लो, सिंपल। अब आप देखो आपके पास क्या है, ए म्यू डब्ल्यू है, ए म्यू डब्ल्यू 4/3 पुट कर दिया। हमारे पास ए म्यू जी गिवन था, बट यहाँ पर जी म्यू ए है, तो जी म्यू ए मैंने रेसिप्रोकल करके निकाल दिया, 2/3 वो पुट कर दिया। और ये सॉल्व कर लोगे आप, 3 × 3 9, 4 × 2 8, ये बन गई इक्वेशन। 9 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया, W म्यू जी निकल आया, मतलब ग्लास की विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये क्वेश्चन आपके अभी मैंने जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दिखा रहा था उसमें भी था और एग्जाम में भी आया हुआ है, तो पक्का करके जाना। अब हम करेंगे स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। इस पे मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव किया था पूरा, और स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस क्या होते हैं, उसके 6 केस होते हैं। इसमें ना बेसिकली इस तरह की रिलेशन निकालनी होती है, μ2 - μ1/r इज इक्वल टू μ2/v। कभी μ2/v होता है, दोबारा लिखता हूँ, μ2 - μ1/r इक्वल टू μ2/v - μ1/u। तो कभी ऐसा होगा, कभी μ2/u हो जाएगा माइनस μ1/v हो जाएगा, इस तरह की रिलेशन होगी। ये डिपेंड करता है कि कौन सा केस आपको दिया गया है, और 6 केसेस हैं, तो 6 केसेस के लिए ये इक्वेशन ड्राइव करनी आनी चाहिए। फिर ये फॉर्मूला यूज़ होता है लेंस मेकर फॉर्मूला को ड्राइव करने में। अब ये वीडियो मैंने 5-6 दिन पहले आपको ग्रुप में सेंड करी थी और मैंने लेक्चर पे अपलोड करी थी, जिसमें मैंने डिटेल में 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो है वो डिटेल में समझाया कि कौन कौन से 6 केसेस हैं, रे डायग्राम बनाए, और साथ में मैंने बताया कि इससे अब लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे ड्राइव होना है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है दोनों केस में। लेंस मेकर फॉर्मूला भी कॉन्वेक्स का पूछा जा सकता है, कॉनकेव का पूछा जा सकता है, और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, जिसमें कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, कॉनकेव कौन सा होता है, ये सारे डायग्राम्स अच्छे से, पोल क्या होता है, ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और अजम्पशन ये भी साथ में लिखनी है जब आपने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस करना है, ये सब मैंने बताया। तो अब चाहे आप ये नोट्स में से कर लो, करके जाना। देखो 6 में से कोई भी केस आ सकता है, सब एक जैसे हैं। एक आपने समझ लिया, बाकी का रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लिया, आप कुछ भी कर पाओगे। इसको करने में हार्डली आधा घंटा लगेगा। लेक्चर को ध्यान से देखो, सारे केसेस के डायग्राम प्रैक्टिस करो, और एक ही डेरिवेशन है जो हर जगह चल जाती है, बस थोड़ा सा लास्ट में फ़र्क पड़ता है, मैंने बताया लेक्चर में कैसे पड़ता है। तो ये कर लेना वो लेक्चर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अभी आपको यहाँ शो भी हो जाएगा, आप इसको कर लेना। ठीक है, चलिए, तो ये मैं थोड़ा बता देता हूँ ओवरव्यू।
एक होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल। तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऐसे लाइट गई, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ बेंड करके यहाँ इमेज बनेगी, तो वो डेंसर मीडियम में बन रही है। तो ये डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, सॉरी रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, डेंसर में इमेज है, तो ये R2D का केस होता है, इसको बोलते हैं R2D। तो इस केस में हमारी रिलेशन निकालनी होती है, किसमें रिलेशन निकालनी होती है, μ2 जो डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 जो रेयर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R जो कि इस सब बड़े से स्फीयर की रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और साथ में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U और इमेज डिस्टेंस V। तो इस केस में कौन सी रिलेशन निकलती है, ये आपको याद रखना है, ये μ2 माइनस μ1 बाई R, चाहे उसको इधर लिख दो उसको उधर लिख दो, इज इक्वल टू μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U। मैं पहले इक्वेशन लिखने सिखा दूंगा आपको। देखो R2D का केस आएगा तो ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में पड़ा है, तो U हमारा हमेशा μ1 के नीचे आएगा। μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो U हमारा हमेशा μ1 के नीचे आएगा R2D के केस में, और V हमारा हमेशा μ2 के नीचे आएगा R2D के केस में। ठीक है, तो देखो μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U, और इधर μ2 माइनस μ1 बाई R, इसको ऐसे भी लिख लो, इतना तो याद कर ही लोगे। सब रिलेशन में ये वाला फैक्टर आना ही आना है, इतना याद कर लो, इक्वल टू यहाँ μ2 μ1 लिख दो, नीचे आपने अब दो चीज़ें लगानी है, यहाँ माइनस भी लगा दो खुद से। अब अगर R2D का केस है, रेयर टू डेंसर का केस है बच्चे, तो रेयर मीडियम मतलब μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ऑब्जेक्ट हमारा रेयर में पड़ा है, इसलिए U यहाँ आ जाएगा, V यहाँ आ जाएगा। ये R2D का केस है, मैंने उस लेक्चर में भी बताया है, और D2R में उल्टा हो जाएगा, वो ये रिलेशन बनेगी, बाकी सब सेम आएगा, बस यहाँ पे फ़र्क पड़ना है। अब μ2 के नीचे U आ जाएगा और μ1 के नीचे V आ जाएगा, ये D2R का केस है। हमारा अभी जो ऑब्जेक्ट है वो D मतलब डेंसर मीडियम में पड़ा है, तो डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, उसके नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, और इमेज डिस्टेंस हमारा μ1 के नीचे आएगा। बस यही दो फॉर्मूले हैं, लेकिन केसेस 6 हैं। केस 2 फिर से कॉन्वेक्स, बट अब वर्चुअल इमेज का केस है, उसके लिए ऑब्जेक्ट को आपको पोल के पास रखना पड़ता है, ऐसे रह जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, बैक इम्पोज करके वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, एक डेरिवेशन अगर आप कहते हो यहाँ पे भी रिवाइज करवा देता हूँ, पहले आप देख लो कौन कौन से केस है। केस 3 कॉनकेव स्फेरिकल मिरर का केस है, इसमें R2D वाला केस है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में पड़ा है, वर्चुअल इमेज बन रही है हमारा। केस 4 हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का केस है, ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, अब रियल इमेज बन रही है, तो कॉन्वेक्स ये है। अब ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में है, तो हम उस ग्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं। केस 5 भी हमारा कॉन्वेक्स है, बट अब वर्चुअल इमेज का केस है हमारा, वर्चुअल इमेज, तो ये रे डायग्राम है, इसकी डेरिवेशन नहीं लिखी हुई। लास्ट हमारा कॉनकेव का फिर से केस है D2R, तो 3 केसेस D2R के हैं और 3 R2D के हैं। एक डेरिवेशन आपको रिवाइज करवाता हूँ, सारी उसके जैसी हैं, नोट्स में से प्रिपेयर कर लेना, और जो सबसे पहले वाली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो फटाफट ध्यान से देखिए कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो जब भी आपने कॉन्वेक्स सरफेस बनाना है, इस तरह का मैंने बनाया, ये वाला जो पार्ट होगा वो हमारा डेंसर होगा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और बाहर वाले की μ1 है। μ1 यहाँ पर लेस देन μ2 होगी। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट इस केस में रेयर मीडियम के अंदर पड़ा है, इसलिए पड़ा है क्योंकि हमें बोला गया है रेयर टू डेंसर मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, ऐसे बोला जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो आपने ऑब्जेक्ट को μ1 वाले मीडियम के अंदर रखना है। ये कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है टूवर्ड्स द रेयर मीडियम, बल्ज्ड आउट टूवर्ड्स द रेयर मीडियम, इसलिए। ठीक है, मैं चीज़ें बता रहा हूँ। और हमारा रियल इमेज का केस है, तो रियल इमेज में आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको पोल से दूर रखना है। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, वहाँ हमारी इमेज बन जाएगी। अब सारे केसेस में ऑब्जेक्ट वाला एंगल अल्फ़ा लेना है, इमेज वाला एंगल बीटा लेना है, सॉरी मैंने अल्फ़ा बना दिया, ये वाला एंगल बीटा लेना है इमेज के पास जो बना हुआ है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला एंगल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन आपने जहाँ पे रिफ्रैक्शन मानी है
वहाँ से ऐसे निकालेंगे, इसको नॉर्मल बोला जाता है, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जो है उसका एंगल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट पे गामा लेना है। ये याद रखना, अल्फ़ा बीटा गामा क्या लिया हमने। ये आई बनेगा, ये आर बनेगा सारे केसेस में। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। आर इज एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे बना आर, ठीक है। ये डायग्राम पहले देख लो। अब यू वी और आर पी देख लेते हैं। तो पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करने होते हैं। पोल से इस साइड पे जो डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, वैसे मैंने नेगेटिव पुट किया होगा नीचे, माइनस यू। और इस साइड पर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे, इस साइड पर मतलब इस साइड पर, वो सारे पॉजिटिव। तो आर इज़ पॉजिटिव, वी इज़ पॉजिटिव, ठीक है। सारे डायग्राम में इधर वाले सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इधर वाले सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। सबसे पहले आपने स्नेल्स लॉ लिखना है। कहाँ पे? इस पॉइंट पे। सबसे पहला काम तो आप लिखोगे साइन आई बाय साइन आर। आई किस में बन रहा है? आई बन रहा है म्यू वन के अंदर, ठीक है। ये आई है हमारा जो म्यू वन के अंदर बन रहा है। तो साइन आई के सामने दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी म्यू टू, और साइन आर के सामने पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी म्यू वन, ठीक है। आर इधर बन रहा है दूसरे में, उसके सामने पहले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखो। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, पहले ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर छोटे एंगल्स, स्मॉल एंगल्स के लिए साइन आई को आई लिख दिया जाता है, साइन आर को आर ही लिख दिया जाता है। तो ये बन गई रेशो आई बाय आर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एक रिलेशन आ गई। अब इस रिलेशन तक पहले आपने पहुँचना है। तो ये सिंपली स्नेल्स लॉ ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल्स मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको इस डेरिवेशन में, सारी डेरिवेशंस में सेम ही ट्रायंगल होने हैं। एक होगा AOC, एक होगा AIC, पंजाबी च AOC AIC, ठीक है, इतना याद रख लो। सो AOC और AIC दो ट्रायंगल लेने हैं हमेशा। तो उसमें हमें इन एंगल्स की रिलेशन निकालनी है। देखो AOC ट्रायंगल मैं पहले शेड कर दूं, एक ही समझाऊंगा, सारी वहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। देखो ACO, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल AOC, इसमें एक्सटीरियर एंगल हमारा आई है। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर नज़र आ रहा है वो आई है। इंटीरियर वाले दो अल्फ़ा और आर है। तो आप लिखोगे आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, अल्फ़ा प्लस आर। दूसरा AIC ट्रायंगल, गामा वहाँ से देखते हैं। AIC कहाँ है? देखिए ये A है, ये I है, ये C है। उसको मैं रेड से शेड कर देता हूँ। हमेशा यही दो ट्रायंगल्स ही आने हैं सारी डेरिवेशंस में, AIC AOC। इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? गामा बाहर वाला है, गामा बाहर वाला है, आर अंदर वाला है। और यहाँ पे कौन सा एंगल हमने माना था? बीटा, वो भी अंदर वाला है। तो गामा बाहर वाला है, तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। ये वाली रिलेशंस हर केस में डिफरेंट आएगी, ठीक है। गामा उल्टा बोल दिया, ये आर नहीं है, लेट मी डिलीट। हाँ, ये गामा लिखा हुआ, आर पड़ा गया मेरे से, ये गामा है, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, ठीक है। गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, और यहाँ से आर आ जाएगा गामा माइनस बीटा। क्यों निकाला? देखो मुझे आई और आर तो चाहिए ना यहाँ पे पुट करने के लिए। तो आई आ गया अल्फ़ा प्लस गामा, आर आ गया गामा माइनस बीटा, पुट कर दिया। अब इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो इनकी वैल्यूज़ एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस यूज़ करेंगे। देखो ट्रायंगल से बड़ा आसान है ये। देखो अल्फ़ा एंगल, ये एंगल है मेरा, ये आर्क है, ये रेडियस है। तो ये बन गया AM अपॉन MO, अल्फ़ा AM अपॉन MO, बीटा AM अपॉन MI। ये वाला ट्रायंगल ले लो, ठीक है। स्मॉल एंगल्स हैं तो आर्क और आर्क या परपेंडिकुलर, अगर हम टेंजेंट बीटा भी लिख लें एक ही बात होगी। AM अपॉन MI बीटा, AM अपॉन MC गामा। ये देख लो सारी वैल्यूज़ ऐसे याद कर ली। इनको पुट कर दिया, गामा की जगह गामा चला गया, बीटा की जगह बीटा चला गया, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा चला गया, जहाँ जहाँ जो है पुट कर दिया सब। अब आपने M की जगह पहले देखो कॉमन, AM कॉमन आ रहा है, AM यहाँ निकाल लिया, यहाँ निकाल लिया, काट कूट दिया। उसके बाद हर जगह M की जगह P लिख दो। क्यों? देखो ये M है, ये P है, दोनों पास पास है। तो इसमें ना अपर्चर स्मॉल हम अजम्पशन में लिख देते हैं। देखो अजम्पशन, देखो अजम्पशन में लिखा हुआ है हमने कि हमारा जो अपर्चर है
डायमीटर ऑफ कर्व सरफेस इज क्वाइट स्मॉल, स्मॉल है। तो अपर्चर स्मॉल होने का मतलब है कि ऐसा होगा, ये पी होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एम उसके पास ही आएगा, पास पास है, ठीक है। तो पास पास है तो एक जैसे हैं, रिप्लेस कर दो, एम ओ की जगह पी ओ लिख दो, एम सी की जगह पी सी लिख दो, तो एम आई की जगह पी आई लिख दो। तो हर जगह देखो, जहाँ एम था वहाँ पी, जहाँ एम था वहाँ पी, जहाँ एम था वहाँ पी, यही करा हमने, कुछ नहीं करा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, म्यू 1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ म्यू 2 से मल्टीप्लाई करो, और पी सी वाली दो टर्म्स आएंगी वो एक साइड पे ले जाओ, पी ओ पी आई एक साइड पे ले जाओ। अब वैल्यूज़ पुट करो, तो पी ओ हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो इसमें ओ आएगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इसमें आई आएगा वो इमेज डिस्टेंस होगा, इसमें सी आएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होगा। अब पी आई और पी सी हमारे पॉजिटिव थे, पी ओ नेगेटिव था, ये देखो डायग्राम, पी ओ नेगेटिव था माइनस यू, पी आई और पी सी वो दोनों इस साइड पे थे, वो दोनों पॉजिटिव थे, तो उन दोनों को हमने पॉजिटिव लिख दिया, इसको नेगेटिव, यहाँ पे ऐसे ही पुट करना है, यहाँ पॉजिटिव, पी आई भी पॉजिटिव, पी ओ माइनस यू, बस फिर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे सीधा करके इसको, तो ये बन जाएगी। सारी डेरिवेशंस ऐसे ही होनी है, 7 मिनट में मैंने करवाई है, आप 10 मिनट में लिख के देख लो, और इसके 6 केसेस के डायग्राम 5-5 मिनट में बना के देख लो, आधा घंटा लगेगा, सारे केस हो जाएंगे। अगर थोड़ा दिमाग भी चलता है तो कर लोगे, ठीक है, कर लो। चलो, तो ये सारे केसेस, ये डायग्राम आ जाएगा आपको, सॉरी नोट्स आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा मैं इस वीडियो की, वहाँ से बना लो और कर लो, ठीक है। CBSE में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और PSEB में भी ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, अगला काम है हमारा TIR, ये सब केस हो गए, ठीक है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब स्कूल एजुकेशन वाले बोर्ड के बच्चों के लिए। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, अभी हम पढ़ तो ले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन में तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब सर आप रिफ्लेक्शन की बात करने लग गए हो, जिसमें लाइट एक ही मीडियम में जाती है, उसी में से होती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है ना। तो अब होगा क्या, अब होगा कि रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे होगी ये समझना हमें, ठीक है, पहले ये समझना है। लाइट जा तो रही थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, बट नहीं जा पाई, वापस आ गई किसी कारणवश, क्यों आई है वो समझना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, इसकी कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहली चीज़ है, लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तभी होगा TIR, नहीं तो नहीं होगा। डेंसर मतलब या तो वो पानी से हवा की तरफ जा रही है, या वो ग्लास से पानी की तरफ जा रही है, या वो डेंसर हवा से रेयर हवा की तरफ जा रही है, ये भी हो सकता है। हवा ऊपर डेंस होती है, नीचे रेयर होती है ज़मीन के पास गर्मियों में, ठीक है, तो उसमें फिर मिराज बनता है। तो पहली कंडीशन, लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेफिनेशन ऊपर से पढ़ लेना। दूसरी कंडीशन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है लाइट का, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, देखो ये मान लो हमारा पानी है, वाटर, ये नॉर्मल है, तो जैसे लाइट जानी चाहिए डेंसर से रेयर में, ऊपर हमारी एयर है जो रेयर है, ठीक है, अब जानी चाहिए डेंसर टू रेयर, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल शुड बी ग्रेटर देन C। C क्या है, क्रिटिकल एंगल, ये दूसरी कंडीशन है। I अगर C से बड़ा होगा, C क्या अभी बताता हूँ, पर एक वैल्यू होती है जो इन दोनों मीडियम के लिए एग्जिस्ट करती है, इस पूरे पेयर के लिए एग्जिस्ट करती है, जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ये लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। अब वो क्रिटिकल एंगल क्या है अभी बताते हैं। पहले एक कंडीशन ये देखो, ये डायग्राम देखो, मैंने किसी आई पर लाइट को इंसिडेंट करा, ऐसे मुड़ गई, मैंने बढ़ा दिया एंगल, थोड़ा एंगल बढ़ा दिया, एक एंगल ऐसा आया, लाइट ऐसे स्ट्राइक करके अलोंग द सरफेस ही चलेगी, मतलब इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन गया। जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बने, उस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को C बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल। सो इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इन रेयर मीडियम। सिंपल डेफिनेशन आप पढ़ लेना। अब इसको यूज़ करके हम इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। पहले सुन लो, अगर लाइट इस C से भी बड़ी होगी, अगर लाइट का जो इंसिडेंस एंगल है वो C से भी बड़ा हो गया, ठीक है, ये लिखा ना I ग्रेटर देन C, तो फिर लाइट जाएगी, ऐसे जाएगी और उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, इसको TIR बोलते हैं। अब ये रिलेशन कैसे निकालनी है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, हम लिख देंगे sin I बाय sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, तो ऐसे लिखा गया।
ये सिंपल हमारे पास है। तो साइन आई हम सी के बराबर पुट कर देंगे, आर को 90 डिग्री पुट कर देंगे, तो हमारा साइन आई की जगह साइन सी बन जाएगा। और साइन 91 होता है, नीचे 1 आ गया और 2μ1 यहाँ पे आ गया। सो 2μ1 हमारे पास को उल्टा कर देंगे उसको, तो वो 1/1μ2 बन जाएगा। ठीक है, तो साइन सी इज़ 1/1μ2। 1μ2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको मैं ऐसे लिखता होता हूँ, जो याद हो जाता है r μt, कि नीचे डेंसर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर लिखनी है। ठीक है, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज गिवन बाय 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। बस ये याद रख लो। सी निकालना है तो साइन इनवर्स 1/μd, ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना पड़ेगा जब TIR बोल लेंगे। इसकी एप्लीकेशंस में मिराज, ये सिंपल पैराग्राफ पढ़ लो। हमें गर्मियों में ऐसे लगता है कि सामने पानी खड़ा है और जो बड़े बड़े ट्रीज़ या ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे उनकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। तो यहाँ TIR ही हो रहा होता है। यहाँ पे हमारी रेयर लाइट होती है, रेयर हवा जो होती है रेयर होती है, ऊपर डेंसर होती है। तो जब वो डेंसर से रेयर की तरफ आती है तो ऐसे नॉर्मल किसे बेंड होती रहती है और ऐसे एक पॉइंट पे आके TIR हो जाता है। पढ़ लेना, सिंपल लाइंस हैं। इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी, एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेना तो लिखा जाएगा। डायमंड की ब्रिलियंस, अब डायमंड का ना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 2.42 होता है, उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है बहुत छोटा होता है 24.4 डिग्री। ये वैल्यूज़ याद रखना। और उसकी कटिंग कुछ ऐसे करी जाती है कि लाइट एक बार अंदर घुस जाए तो अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है, बार बार TIR होती रहती है लाइट की। तो इतनी सारी रिफ्लेक्शंस के कारण वो जो है डायमंड चमकता हुआ नज़र आता है। तो ये पढ़ लेना। ऑप्टिकल फाइबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? पाइपें होती हैं, फाइबर्स होते हैं जिसके अंदर लाइट को, वेव को भेजा जाता है। वो अंदर ही रिफ्लेक्ट करके हज़ारों मील दूर कवर कर जाती है। देखो लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है ना, अगर हम एयर में बोलें या वैक्यूम में बोलें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमारे पास ग्लास है, ग्लास के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा होती है स्पीड। तो जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं आजकल, तो वो इंटरनेट हमारे घरों में ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू आता है। अमेरिका से कॉल आ रही है, आप यहाँ पर सुन रहे हो और इतनी जल्दी जल्दी सुन रहे हो, तो उसके पीछे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। वहाँ से सिग्नल लाइट की फॉर्म में आता है, उसके अंदर से ट्रैवल करके हमारे यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये कैसे काम करता है, इसका ये डायग्राम बनाना है। ये अंदर वाला पाइप, जैसे पाइप होती है वैसी ही है, अंदर भी एक मीडियम होता है। ये वाला मीडियम भी ग्लास टाइप होता है कुछ, लेकिन अंदर वाला जो मीडियम है ना, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास, मैंने यहाँ पे μ1 लिख दिया है। μ1 बड़ा है, μ2 छोटा है। और बाहर इसकी क्लेडिंग होती है, उसके ऊपर एक और मटेरियल होता है पाइप के ऊपर, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये रेयर है और ये डेंसर है। तो मतलब लाइट ऐसे आई, उसके अंदर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाहर नहीं जाती। डेंसर टू रेयर है। हम हमेशा एंगल ऐसे सेट करते हैं कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही हो, लाइट ऐसे ही ट्रैवल करती रहती है और हज़ारों मील कवर कर जाती है। एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ज़रूर पढ़ के जाना, आपके PSCB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये इंटरनेट में यूज़ होता है, फिर ये मेडिकल फील्ड में बहुत यूज़ होता है। एंडोस्कोपी में ऐसे पाइपें, कैमरे बंदे के मुंह के अंदर डाल देते हैं, अंदर की सारी फ़ोटो वगैरह खींच लेता है ये। तो ये सब एप्लीकेशंस इसकी हैं, पढ़ लेना यहाँ से। ठीक है, हाँ। अब हम नेक्स्ट करेंगे, हम लेंसेज के बारे में अब बात करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हम फटाफट ड्राइव करते हैं। देखिए, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ये कॉनकेव लेंस है। इसको बाई कन्वेक्स या कॉन्वेक्स बोल देते हैं, इसको बाई कॉनकेव या कॉनकेव बोल देते हैं। डायग्राम्स याद रखना। ये वाले आप छोड़ दो, वैसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, आप इनको छोड़ दो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू ए पॉइंट कॉल्ड फोकस। यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इस डायमीटर को अपर्चर बोलते हैं। सेम इसमें ऐसे होता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन चीज़ें आप यहाँ से डायग्राम से देख लो। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है, ये ज़रूरी है। यहाँ लिख देता हूँ कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ को न्यूमेरिकल्स में, अब न्यूमेरिकल करने इसके बहुत आते हैं एग्जाम में, और कॉनकेव की फोकल लेंथ को हमेशा नेगेटिव पुट करना है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब हमारा जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, उसकी कुछ अजम्पशंस हैं जो मैंने यहाँ पे ऊपर छोटी छोटी करके लिखी हुई हैं, एक बार देख लेते हैं। ये आप लिख के आना जब लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे ड्राइव। तो एक तो है कि ये थिन लेंस के लिए है हमारा फॉर्मूला, पतले लेंस के लिए है, जिसका अपर्चर भी स्मॉल है और पतला है। पोल और ऑप्टिकल सेंटर जो हैं वो दोनों पास पास हैं, दे आर वेरी क्लोज। दूसरा, अपर्चर ऑफ लेंस इज स्मॉल, मैंने बता दिया। तीसरा, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ड्राइव कर रहे हैं हम।
सारी की सारी रेज पैरेक्सियल रेज हैं। पैरेक्सियल रेज कब कौन सी होती हैं? विच मेक वेरी स्मॉल एंगल्स विद नॉर्मल्स एंड प्रिंसिपल एक्सेस। तो जो एंगल जितने भी बनेंगे इस फॉर्मूले में सारे छोटे एंगल्स हैं। तो अभी हमें ये मैंने बोल दिया फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, ये नॉट इम्पोर्टेंट याद करना। और एक इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इमेज कितनी ब्राइट बनेगी लेंस से, वो उसके अपर्चर के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो लेंस मेकर फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन की भी डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको डाल के दी हुई है, वहाँ पे आप कर लेना, नहीं तो यहाँ से देख लो फटाफट। फॉर्मूला पहले याद करो, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो दीज आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे ये हमारा एक सरफेस है, इसका अगर आप एक पूरा सफ़ियर इमेजिन कर लो, ये उसका सेंटर बनेगा और ये r1 होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दूसरा सरफेस है, इसका सफ़ियर इधर बन जाएगा, इसका सेंटर यहाँ होगा c2, इसका इधर बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो वो r2 है। तो फॉर कन्वेक्स लेंस डेरिवेशन करनी है, बहुत आसान है ये डेरिवेशन, एग्ज़ाम में आएगी, पक्का करके जाना, 5 मिनट लगेंगे इसको करने में। तो आपने एक लेंस बना लेना है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर μ2 लिख देनी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेना है, यहाँ से इंसिडेंट रे बना देनी है, मैं उस पर एरो लगा देता हूँ। फिर आप यहाँ से थोड़ी सी बेंडिंग दिखाएंगे, फिर आप वापस पहले इसको सीधा ले जाएंगे तो वो I1 इमेज बना देंगे, फिर थोड़ा बेंड कर देंगे क्योंकि अब रेड दोबारा से एयर में जा रही है, तो वहाँ फाइनल इमेज तुम्हारी I बन जाएगी। ये फाइनल इमेज है I, यहाँ 2 बार I लिखा गया है, तो एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको आप डिलीट कर दो। आगे पीछे कहीं भी C1 के आगे पीछे कहीं भी बन सकती है। तो ये डायग्राम है। अब इसमें सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र होने हैं, इधर वाले पॉजिटिव, इधर वाले नेगेटिव, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है ना, तो ये नेगेटिव अब मैं लिख ही देता हूँ -u, ठीक है। तो पहले आप ये डायग्राम बना देना। अब आपने बोलना है कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट सर इसमें पड़ा हुआ है रेयर मीडियम के अंदर, तो हम पहले जो केस करेंगे उसमें हमारी रिफ्रैक्शन जो हो रही है वो हो रही है R2D, रेयर टू डेंसर। तो हम रिलेशनशिप जो लिखेंगे, ये वाली रिलेशन हम पीछे ड्राइव करी थी, ये रेयर टू डेंसर के लिए लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना। तो ये रिलेशन आप चाहे डायरेक्ट लिख दो, आपको याद है, तो ये ऊपर वाला काम छोड़ दोगे तब भी बात बन जाएगी। तो μ2 माइनस μ1/r1 इज इक्वल टू μ2/v1 माइनस μ1/u। रेयर टू डेंसर है ना, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस μ1 के नीचे आएगा, रेयर मीडियम के नीचे आएगा। ये रिलेशन इसके ऊपर क्या करा गया, पहले इसको इन टर्म्स ऑफ PC PI लिखा गया है, फिर ये बोला गया है कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल पास है, पोल और ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल पास है, इसलिए जहाँ जहाँ P था इसमें, उसमें हमने वहाँ C पुट कर दिया, क्योंकि हमने सारे डिस्टेंस C से मेज़र करने हैं। और फिर CC1 को R1, CI को V1 और उसको U। इसमें नेगेटिव नहीं पुट करना, यहाँ माइनस ऑलरेडी हम ले चुके थे, इसलिए यहाँ दोबारा माइनस मत लगाना। फिर हम बोलेंगे कि सर ये जो इमेज बनी है ना, अब ये इस पूरे मीडियम के अंदर बनी है, तो अब ये डेंसर में बनी है इमेज I1, ये इस सरफेस के लिए, दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब जो इसका डिस्टेंस आपने यहाँ से माना था V1, वो अब बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस यही एक समझने वाली बात है। तो वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हम फॉर्मूले में उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे। तो दूसरे केस में रिफ्रैक्शन हो रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और ये हमारी रिलेशन है, इसमें R2 आएगा R1 की जगह। अब μ1 के नीचे इमेज डिस्टेंस आना है और μ2 के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही V1 है जो हमने माना था। तो ये दो रिलेशंस आपको याद करनी है और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देना आपस में। ये सिंपल मैथ्स है, आप एक बार कॉपी पे लिख के देखो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें V इज़ द इमेज डिस्टेंस, U इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो इमेज आपकी फोकस पे बनती है, बस ये तो आपको पता है ना लेंस में। तो हम क्या करेंगे कि हम U को इन्फिनिटी पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और V को F पुट कर देंगे और हमारी रिलेशन ड्राइव हो जाएगी। ये हमारी रिलेशन है, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला है। ऐसे कॉन्केव के लिए भी डायग्राम देख लो एक बार, सेम डेरिवेशन है, एवरीथिंग इज सेम, यहाँ नोट्स में हो रखा है, ये भी कर लेना। इस पे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएगा, पावर ऑफ लेंस, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 2 मार्क क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में पुट करेंगे, ऐसे यूनिट पावर का डायोप्टर बनेगा। अगर आप फोकल लेंथ को
सेंटीमीटर में पुट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 100/f सीधा। तो आप बस याद रखेंगे पावर निकालने के लिए 1 फोकल लेंथ करना है पावर निकालने के लिए, और यूनिट आएगा डायोप्टर, बट यहाँ फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो सीधा फॉर्मूला लगा दो 100/f, तो पावर फिर भी आ जाएगी डायोप्टर में। ठीक है, ये यूनिट होता है इसका डायोप्टर, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब पावर कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव होगी, डाइवर्जिंग लेंस की नेगेटिव होगी। कॉनकेव ज़्यादातर जनरली डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसकी पावर नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स अगर एयर में पड़ा हुआ है लेंस तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी। ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, याद रखना। अगर सन ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस या गोगल्स, उसमें ना तो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना कॉनकेव होता है, उसके सरफेस पैरेलल होते हैं, तो उसमें R1 और R2 दोनों बराबर होते हैं। तो जब आप यहाँ पुट करोगे R1 और R2 की वैल्यू तो 1/R कट के पावर आ जाएगी 0। तो ये क्वेश्चन है एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि भाई हमारा जो सन ग्लास है उसकी पावर 0 होती है, ये प्रूफ करो। ठीक है, ओके। अब ये न्यूमेरिकल जो मैं अभी करवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर ईच। हमें पावर और फोकल लेंथ निकालनी कॉन्वेक्स लेंस की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखी है, म्यू दे रखा है 1.5, R1 R2 30। अब देखो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस कैसे हो गया, ये देखो R1 ऐसे बनता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, तो R1 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड R2 इज नेगेटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। मैं अभी कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए R2 नेगेटिव R1 पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव पुट करा, इसको जब नेगेटिव पुट करा प्लस हो गया। बाकी सॉल्व करके फोकल लेंथ आ गई। पावर निकालना है 100/30, 3.3 डायोप्टर। अब ऊपर वाले ही क्वेश्चन में अगर हमें कॉनकेव लेंस दिया होता तो क्या चेंज आता, उसमें R1 ऐसे बनेगा, R2 ऐसे बनेगा, दो सरफेस बनेगा ना, इसका R1 इधर बनेगा ऐसे इस तरफ, तो इसमें R1 नेगेटिव हो जाता है और R2 इधर बनता है, R2 पॉजिटिव हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। ये डायग्राम दिमाग में रख लो अपने। ठीक है, ये डायग्राम दिमाग में रख लो कॉनकेव के लिए। तो इसमें आपको R1 को -30 पुट करना है और R2 को प्लस में पुट करना है, R2 को प्लस में ही 30 पुट करना है। तो ये वाला नेगेटिव तो आ ही गया। अब ये -2/30 बन गया, माइनस आ गया खुद से, और 1.5 - 1 इज़ 0.5, सॉल्व करके -30 सेंटीमीटर। तो इसकी नेगेटिव आ गई फोकल लेंथ, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई अपने आप, और इसकी पावर भी नेगेटिव आ गई -3.3 डायोप्टर। तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ के ना जाना, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करा गया, इसमें ना एक लेंस को हम वाटर के अंदर ले गए हैं, और वाटर के अंदर जब आप लेंस को लेके जाते हो ना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। जब आप वाटर के अंदर लेके जाते हो ना, तो जो म्यू का फैक्टर है लेंस मेकर फॉर्मूला में, क्या फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। तो यहाँ जो म्यू -1 में म्यू आ रहा है वो लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। जैसे ये हमारा लेंस है, इसकी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू बाहर वाला, ये वाला जो बाहर वाला मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम। तो सराउंडिंग अगर वाटर है तो फिर चेंज हो जाएगी, अगर एयर है तो कुछ और हो जाएगी, अगर ग्लास है बाहर ही तब भी कुछ और हो जाएगी। तो ये चेंज होता रहता है फैक्टर। तो ये जो हम लिखते हैं फॉर्मूले में म्यू -1, म्यू इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर आप उस लेंस को पानी में ले जाओगे तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वाला फैक्टर बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पुट करना पड़ेगा फिर आपको, बस ये समझ लो। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। हमें बोला गया है कि एक लेंस है, उसको पहले एयर में रखा, उसकी फोकल लेंथ आई 20, फिर हमने उसको वाटर में रखा, इफ़ इट इज़ डिप्ड इन वाटर, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी वो बताओ। तो पहले इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ, देखो R1 R2 कुछ नहीं दिया हुआ, तो पहले आप R1 को R, R2 को -R पुट कर देंगे, हमें दिया नहीं हुआ, मैंने पुट कर दिया 1/R + 1/R। यहाँ माइनस था, इसको मैंने -R पुट करा तो प्लस हो गया। और हमें एयर में बोला गया है, तो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास म्यू 3/2 दे रखी है, सॉल्व करा मैंने, सॉल्व करके फोकल लेंथ 20 दे रखी है, सॉल्व करके R आ गया 20 सेंटीमीटर, R आ गया मेरे पास।
अब हम फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे, उसमें फोकल लेंथ जो आएगी वो 1/f' आएगी, क्योंकि अब चेंज हो जाएगी ना। अब फॉर्मूले में भी यहाँ पर g/μ a था, अब वहाँ पर g/μ w हो जाएगा, या w/g जो भी आप बोल लो इसको। अभी यहाँ पे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एयर था, तो वो पहले निकाल लेंगे। R1 R2 हमें पता चल गया वो 20 है, तो वो कैसे निकालेंगे? ग्लास की विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालनी है, तो आप पहले ग्लास की विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख दो, डिवाइड बाय वाटर की विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख दो। ये गिवन हो गया न्यूमेरिकल में, अभी निकाली भी थी हमने। तो ग्लास की विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, वाटर की होती है 4/3, सॉल्व करके 9/8। तो अब इसमें ये 9/8 का फैक्टर आएगा यहाँ पे, और बाकी R1 20, R2 -20, सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। बढ़ गई, यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी आ रही है जी? 20 सेंटीमीटर, पानी में ले गए, बढ़ गई 80 सेंटीमीटर। ये समझ लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो में अब एक सरफेस प्लेन होता है, दूसरा कॉन्वेक्स होता है। तो प्लेन सरफेस के लिए R जो होता है बच्चे वो इन्फिनिटी होता है, तो R1 इन्फिनिटी हो जाएगा। R2 इसमें दिया होगा 15 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन वो ये वाला सरफेस है, तो R2 इधर बनेगा -15 सेंटीमीटर। तो R2 और R1 जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट आंसर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बाई कन्वेक्स लेंस है, एक बाई कन्वेक्स लेंस है जी, उसकी फोकल लेंथ f है, कैपिटल F। हमने कहता उसको कट कर दिया, ऐसे था, ऐसे कट कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओ हर पार्ट की फोकल लेंथ कितनी होगी? ठीक है, तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, f की जगह कैपिटल F पुट कर देंगे। कॉन्वेक्स है तो R2 नेगेटिव पुट करेंगे, R1 पॉजिटिव पुट करेंगे। म्यू पद दिया नहीं हुआ, म्यू को एज इट इज रहने देंगे। ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये हमारी फोकल लेंथ आई है इस फॉर्मूले से बाई कॉन्वेक्स की। अब हमने काटा उसको, तो जब काटा तो प्लेनो कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो प्लेनो कॉन्वेक्स में फर्स्ट पार्ट ऐसे बना लो, कन्वेक्सो प्लेन सोच लो, ये वाला पार्ट ले लिया मैंने, जो मर्जी ले लो आप। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर बनेगी, उसको R निकाल लेंगे। प्लेन सरफेस की R इन्फिनिटी होता है, उसको इन्फिनिटी पुट करेंगे। ये फॉर्मूला बन गया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो जो फैक्टर कटने कट जाएंगे और f'(2f) आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस सारे क्वेश्चन आप कर लेना। नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूले। लेंस फॉर्मूला हमारा पास होता है 1/f = 1/v - 1/u। इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। मिरर में प्लस था, यहाँ माइनस होता है बीच में। इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, वेलोसिटी ऑफ फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। इसको भी हम पहले कॉन्वेक्स के लिए बना सकते हैं, रियल इमेज भी बनती है इसमें, वर्चुअल किसी भी केस में आप ड्राइव कर लो। इसको आप दूसरे केस में कॉन्वेक्स के लिए बना रहे हैं, वर्चुअल इमेज का केस है, तब भी ड्राइव करा जा सकता है। इसको आप कॉन्केव के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, ये रे डायग्राम है, तब भी ड्राइव किया जा सकता है। डेरिवेशन तीनों केस में सेम है, बड़ी आसान है। एक मैं डिस्कस करूँगा, बाकी रे डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे और हो जाएगा। इसकी अजम्पशन और साइन कन्वेंशन ये इसमें लिखे हुए हैं, सारे आपको करने हैं। ये कौन सा केस है, ये लेंस कौन सा है जी? कॉन्वेक्स, और इमेज इधर बन रही है हमारी, ऑब्जेक्ट इधर है। तो जब उल्टी तरफ इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, नीचे की तरफ बन रही है, यहाँ पे इन्वर्टेड होती है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस एंड रियल इमेज, यही 2 मेन पॉइंट हैं, उसका केस है। ठीक है, आप केस देख लेना कौन सा है। अजम्पशंस सारी याद कर लेना, यहाँ से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब हमें ड्राइव कैसे करना है, देखो इसमें भी ना बिल्कुल सेम है। पहले हमें ये 2 ट्रायंगल लेने हैं, हर केस में डेरिवेशन सेम आएगी। तो पहले हमें 2 ट्रायंगल कौन से लेने हैं, देखो यहाँ से ABO, A', B', O। ये ABO है, ये हमारा पूरा बड़ा ट्रायंगल A', B', O है। देखने में ही सिमिलर लग रहे हैं आपको, इनको सिमिलर प्रूफ करना है, लग ही रहे हैं ना। ये 90 डिग्री, ये वाले दोनों एंगल आपस में वैसे बराबर, ठीक है, और बन जाएंगे बस वहाँ से। और ये वाले भी ट्रायंगल सेम है, Z बन रहा है। ठीक है, तो ये सिमिलर हैं। अब इसमें आपको एक रेशो लिख देनी है, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट और इमेज आएगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आएगा, वो रेशो लिख देनी है। देखो A'/AB/OB'/OB'/OB। रब कर दूँ ये सब चीज़ें, हमें नहीं चाहिए। चलो, फिर इसके बाद आपको ट्रायंगल लेना है, कौन सा? फिर आपको दूसरे बार ट्रायंगल लेना है
जिसमें फोकस आ जाए, ए डैश बी डैश एफ एंड ओ डी एफ। देखो ये रेड वाले तो हम पहले कर ही देते हैं ना, वो भी डिलीट हो गए साथ में शेडिंग। अब ग्रीन में देखो आप, ए डैश बी डैश एफ, ये रहा, उसी का पार्ट है, यहाँ हमारा एफ है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक ये और एक हमारा ट्रायंगल रहा ओ बी एफ, ये वाला। ये भी देखने में आपको पता लग ही रहा है ना, दे आर ऑल्सो सिमिलर। तो इसमें से भी रेशो लिखेंगे, फोकल लेंथ आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज साइज ओ बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस। तो वो देख लीजिए आप, ये हमने रेशो लिख ली, ठीक है। फिर आपने वापस से सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करने होते हैं, इसलिए एफ बी डैश को ओ बी डैश माइनस ओ एफ पुट कर देंगे। देखो ये देखो हमारा यहाँ पे एफ है, एफ बी डैश डिस्टेंस को ओ से मेज़र करना है, तो क्या करेंगे, ओ बी डैश माइनस ओ एफ डैश, बस यही चेंज होना, बाकी सब सेम है। ये देखो ये है इसके बराबर। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये देखो नीचे, ये रेशो बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड को इक्वेट करके ये रिलेशन बन जाएगी। फिर इसमें अब साइन कन्वेंशन पुट करने हैं, ओ बी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको माइनस यू, ओ बी डैश इमेज डिस्टेंस है वी, ओ एफ हमारा फोकल लेंथ है एफ। जब आपने ऊपर पुट करा, थोड़ा सिंप्लीफाई करा, तो ये इक्वेशन बनेगी, इसको यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये नोट्स में ये दोनों पेजेस आप अच्छे से अगर एक बार बना के डायग्राम याद कर लोगे तो लेंस फार्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा। इतना सही काम है, कर लेना, छोड़ के ना जाना। फिर ये सारे केसेस, इस पे भी न्यूमेरिकल आएगा, तो मैं इसमें पहले मैग्नीफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, इसमें भी मैग्नीफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सो लीनियर मैग्नीफिकेशन यहाँ पर भी एम होता है, लेकिन इस केस में फॉर्मूला आता है वी बाई यू, वहाँ आता है माइनस वी बाई यू, आता है वी बाई यू, ये फॉर्मूला याद रखना, वी बाई यू। बाकी सारी कहानी सेम है। क्या कहानी थी, एम पॉजिटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड हमेशा, एम नेगेटिव है अगर तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। बस ये कहानी याद रखनी है, ठीक है, ओके। फॉर्मूले ड्राइव वगैरह हो गए। अब एक न्यूमेरिकल देखो, कहता है कि ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 15 सेंटीमीटर पे पड़ा है किसी कॉन्वेक्स लेंस से, फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये उसकी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, ये यू हो गया, यू को नेगेटिव पुट करना है -15, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव पुट करनी है 10, और हमें पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो एफ प्लस 10 यू -15, हाइट ये, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट करी, एलसीएम ले लिया, सॉल्व करा, 30 आ गया, ठीक है। अब ये 30 आ गया। अब मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेते हैं, वी बाई यू। तो वी आपका कितना है, 30 सामने है, यू -15 है, सॉल्व करेंगे, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगी, रियल इमेज बन गई, इन्वर्टेड इमेज बन गई। हाइट निकालनी इमेज की, एम को h2/h1 लिख दो, h2 आपका आ जाएगा m टाइम्स h1, h1 10 था, m आपका -2 है तो -20, सॉल्व हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, दो लेंस को कहता मैंने जोड़ दिया जी, इनकी फाइनल फोकल लेंथ कितनी होगी, इसकी पावर कितनी होगी, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में। तो हम इसकी डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे, हम क्यों जोड़ते हैं लेंसेज को, मैग्नीफिकेशन बढ़ाने के लिए, इमेज को इरेक्ट बनाने के लिए, डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, डेरिवेशन नहीं करनी, फॉर्मूला देखना है। तो हमें जब भी 2 या 3 या 4 लेंस दिए हुए हैं, फाइनल फोकल लेंथ निकालनी है, तो बस आप 1/f लिखेंगे और सारी फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल करके ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है, सारी का। पावर अगर लिखनी है, एक की पावर गिवन है, दूसरे की उसमें ऐड कर दो, तीसरे की ऐड कर दो अगर वो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। पर ध्यान रखना, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए जब भी पुट करोगे, क्या बताया मैंने, पॉजिटिव पुट करनी है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए हमेशा नेगेटिव पुट करनी है। पावर भी कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, पावर कॉन्केव के लिए जब पुट करनी है नेगेटिव। बस ये मेन चीज़ है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो
कहता दो लेंसेज हैं, एक की पावर 15D है, दूसरे की -5D है। पहले ही उसने पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है। दे आर इन कॉन्टैक्ट फॉर्मिंग ए कॉम्बिनेशन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो पहले आप पावर्स को ऐड कर देंगे, 5 - 15 हो जाएगा, 10 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। फोकल लेंथ होता है पावर का रेसिप्रोकल 0.1, तो ये हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी सीधी सीधी। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट पार्ट है, कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ 3 सेंटीमीटर है, वो 30 सेंटीमीटर पे रखा है इस कॉम्बिनेशन से, उसकी इमेज बताओ कहाँ बनेगी। तो अब इसकी फोकल लेंथ 0.1 मतलब 10 आई है। ठीक है, 0.1 मीटर है, तो इसको आप 10 सेंटीमीटर बोलेंगे। तो यहाँ पे 1/10 चाहिए। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसमें u आपको 30 सेंटीमीटर देख रहा है, उसको नेगेटिव पुट करना है, नेगेटिव में -30 पुट करा है, सॉल्व करा और v आ जाएगा, सीधा सीधा ही क्वेश्चन है, 15 आ गया। ठीक है, फिर आपको हाइट भी निकालनी है अगर इमेज की, तो आप मैग्नीफिकेशन निकालेंगे m विच इज़ v/u, v आपका 15 आया, u आपका नेगेटिव -30 था, सॉल्व करा, -1/2 मतलब -0.5, h2/h1 -0.5 आ गया, h2 निकालना है, h1 टाइम्स 0.5 विद नेगेटिव साइन, तो -1.5। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको लेंस फॉर्मूले के भी करवा दिए, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते। हाँ जी, चलिए, तो अभी हमें करना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो लाइट का डिस्पर्जन क्या होता है कि लाइट जब प्रिज्म में से निकलती है, प्रिज्म इस तरह का ग्लास का एक हमारे पास असेंबली होती है, जब लाइट वाइट लाइट प्रिज्म में से निकलती है ना, तो ये अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसमें विबग्योर बनता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर्स, ये आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। इसको हम वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को डिस्पर्जन बोला जाता है। तो डिस्पर्जन को समझने के लिए पहले हमें प्रिज्म को पढ़ना पड़ेगा और रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो यहाँ से हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म में हमें डेल्टा का एंगल एक्सप्रेशन निकालना होता है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा क्या होता है पहले समझ लो। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट और इजी चीज़ है। देखो ये हमारा प्रिज्म है, इसका आप ऐसे नॉर्मल बना देंगे 90 डिग्री पे, एक नॉर्मल इधर बना देंगे 90 डिग्री पे, प्रिज्म के सरफेस पे 90 डिग्री पे। ये हमारी इंसिडेंट रे आई आर यहाँ पे टकराने के बाद प्रिज्म ग्लास का बना होगा, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब दोबारा इस पॉइंट पे पहुंची, यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगी। अब ये जा रही है रेयर मीडियम के अंदर, ग्लास सेंसर है, हवा में जा रही है, तो इट विल अगेन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले टूवर्ड्स द नॉर्मल थी यहाँ पे, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये इसका एक्चुअल पाथ था लाइट का, बट चली इधर गई है ना, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन बोला जाता है, इसको इमर्जेंट रे बोला जाता है। इमर्जेंट मतलब जो बाहर आई प्रिज्म से। तो ये वाला एंगल जो इन दोनों रेज में बन रहा है, इंसिडेंट रे में और इमर्जेंट रे में, यहाँ से आ रही थी, इधर चली गई, तो ये वाला जो एंगल बनेगा उसको डेल्टा बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, जो हमें इसमें ड्राइव करना है। तो इसको ड्राइव करना आसान है, हमें कुछ ट्रायंगल्स वगैरह ज्यूम करने होते हैं। देखो, पहले हम PLM ट्रायंगल लेंगे, तो हमारा P पॉइंट यहाँ पर है, L पॉइंट यहाँ पर है, M पॉइंट यहाँ पर है, और डेल्टा इसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये रहा। तो इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं 1 और 2, तो हम बोल देंगे डेल्टा इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 1 जो है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा I1 में से R1 को माइनस करके। देखो ध्यान से, ये हमारा I1 है और इतना इतना R1 है। सो अगर मैं I1 में से R1 को माइनस कर दूं, ये R1 है, I1 में से अगर मैं R1 को माइनस कर दूं तो ये वाला बचेगा, विच इज़ एंगल 1। तो हमारा एंगल 1 है I1 माइनस R1। सिमिलरली इधर से एंगल 2 जो है वो I2 माइनस R2 है, तो मैंने पुट कर दिया। अब I1 प्लस I2 अलग कर दिए, R1 प्लस R2 अलग कर दिए। अब हमने ट्राइंगल के तीनों एंगल्स लेने हैं, ये वाला ट्राइंगल OLM, इसके तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो इसके 3 एंगल जो हैं उसमें से एक एंगल R1 है, एक I1 है, एक एंगल R1 है, एक R2 है, सॉरी। सो एंगल R1 है और R2 है,
और एक एंगल ओ है, तो हमने ऐसे लिख दिया एंगल ओ प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू 180। अब आपको ये एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर कंसिडर करना है। अब इसके 4 एंगल्स हैं, एक ओ है, एक ए है, एक 2 एंगल ये हैं। तो इसमें ये वाले दोनों एंगल 90-90 हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस 90 प्लस 90 इज 360 डिग्री। तो ये हमने इक्वेशन लिखी है, एंगल ए प्लस एंगल ओ, ए एल ओ, ए एम ओ, ये 90-90 है, वो 180 बन गया, सबका जोड़ 360। सॉल्व करके एंगल ए प्लस एंगल ओ 180 आ गया। तो एंगल ए और एंगल ओ 180 आ गया। तो ये जो इक्वेशन थी इसमें हमारे पास यहाँ पर हम एंगल ए और एंगल ओ पुट कर देंगे 180 की जगह, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर एंगल ओ कैंसिल हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं थी हमारे पास। और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2, ये आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी फर्स्ट रिलेशन प्रिज्म की न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का अगर प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया तो पक्का काम आएगी, ये कर लेना। एक दूसरी रिलेशन, अब हमारा डेल्टा जो था, देखो डेल्टा क्या था, ये अभी हमने निकाला था। डेल्टा वाज, यहाँ पे डेल्टा था, तो डेल्टा वाज I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। उसमें से R1 प्लस R2 तो मेरा ए के बराबर आ गया, तो मैंने पुट कर दिया। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद करनी है 100%। ये रिलेशन भी आपके काम आएगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें थोड़ा और इसको इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके जाना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके आने के लिए हमेशा स्नेल्स लॉ लगता होता है, तो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू, सीधा सीधा। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन को रिप्लेस करके सीधा एंगल I1 R1 लिख देंगे, और यहाँ से रिलेशन आ जाएगी I1 इज इक्वल टू म्यू R1। अब यहाँ से सिमिलरली I2 इज इक्वल टू म्यू R2। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर I1 प्लस I2 की जगह म्यू R1 प्लस म्यू R2 हमने पुट कर दिया। म्यू कॉमन आ गया और अंदर फिर से बचा R1 प्लस R2 विच इज़ अगेन ए, कैपिटल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए कौन सा एंगल होता है, जैसे ये प्रिज्म है ना, तो ये ऊपर वाला एंगल प्रिज्म का ए होता है। हमारे पास क्वाड्री इक्विलेटरल प्रिज्म होता है, इसमें ए 60 डिग्री आएगा। हमारे पास राइट एंगल प्रिज्म होते हैं जिसमें ए 90 डिग्री आएगा। तो अलग अलग तरह के प्रिज्म्स होते हैं। तो इसको सॉल्व करके डेल्टा का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रिज्म के न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये भी आपको याद करना है। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, बट दिस इज़ फॉर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, कि हमने यहाँ पर जो I1 और I2 एंगल्स हैं उनको छोटा माना है, स्मॉल माना है, तभी ये लगेगा, ठीक है। तो ये 3 रिलेशंस आपको, एक तो ये वाली जिनको मैंने हाईलाइट करा है, ये करनी है आपको। तो अब नेक्स्ट एक नोट याद कर लो कि अगर आपके पास लार्ज एंगल्स गिवन है तब डेल्टा के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। स्मॉल एंगल्स के लिए डेल्टा के लिए आप डायरेक्टली म्यू माइनस 1 इंटू ए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगल ऑफ प्रिज्म के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये समझ आया। दूसरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है, ये समझ आया। अब एक इसमें ग्राफ आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि हमें डेल्टा की वेरिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कि अगर मैं इस डायग्राम में, ये हमारा प्रिज्म का डायग्राम है, इसमें ये वाला जो एंगल है, ये वाला आई, मैं यहाँ पे ऐसे आई को बढ़ाता चला जाऊँ तो क्या होगा, तो हमारा डेल्टा जो ये वाला एंगल है वो कैसे वेरी करेगा। तो सीधा सीधा ग्राफ आपने याद करना है। इधर डेल्टा ले लिया, इधर आई ले लिया, तो ऐसा पैराबोला टाइप सा ग्राफ बनता है। इसमें एक मिनिमम वैल्यू आती है जहाँ पर हमारे पास एक ही आई होगा मिनिमा पे। यहाँ पर हमारा एंगल बन जाता है डेल्टा एम, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर दोनों आई बराबर होते हैं। इसके लिए एक डायग्राम होता है जो हम बनाते हैं, यहाँ पे बना होना चाहिए, मैं बना देता हूँ। तो जहाँ पे हमारा प्रिज्म के दोनों फेसेस से, ये हमारा प्रिज्म है, इनके नॉर्मल्स हैं, इधर से एंगल आई और इधर से भी सेम एंगल पर ही रे बार आई पर। तो ये वाली जो अंदर वाली रे होगी, इट विल बी पैरेलल टू द बेस। ये नीचे बेस है, प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगा। तो उसमें एक ही आई की वैल्यू होती है, I1 I2 दो अलग अलग नहीं होते। तो ये वो केस है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल I1 I2 के बराबर होता है एट मिनिमम डेविएशन। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिज्म फार्मूला। सो प्रिज्म फार्मूला हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है प्रिज्म की विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है, मैंने आगे लिखी हुई है, वहाँ से आप देख लेना क्या होता है ये। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम एंड एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए, तो आपको ये ड्राइव करना है, ठीक है। 3 चीज़ों की रिलेशन होती है जो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लिखा हुआ है कैपिटल ए,
मिनिमम डेविएशन और म्यू, तो इन तीन चीज़ों में रिलेशन होती है। और ये फॉर्मूला किस काम आता है, ये हमें अलग अलग मटेरियल्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने में मदद करता है। कैसे करता है, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल आएगा भी आपके एग्जाम में। तो इसकी डेरिवेशन देखिए, अब मिनिमम डेविएशन के लिए हमारा ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा एम बनेगा, वो मैंने आगे करा होगा पुट। अब देखिए, पहले सेम डायग्राम जैसे पीछे बनाया था वो बना लेना है। ये रिलेशन हमने पीछे ड्राइव करी थी, वो भी आपने एज इट इज़ लिख देनी है, वही सेम है सब कुछ। यहाँ तक भी हमने पीछे करा था, एंगल आई ये यहाँ तक हमने पूरा ड्राइव करा था, ये कर देना बस। अब यहाँ से आगे काम करना है, डायग्राम वही है, सब कुछ वही है। अब हमने इस इक्वेशन को ना थोड़ा मॉडिफाई करना है और मिनिमम डेविएशन बनाना है। यहाँ पे देखो, I1 को अंडर रूट आई वन का स्क्वायर, I2 को अंडर रूट I2 का स्क्वायर, ऐसे लिख देना है। पहले ये काम करना है। अब इसमें स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो हम इसमें माइनस अंडर रूट I1 I2 ऐड करेंगे और माइनस अंडर रूट I1 I2 प्लस माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे एक ऐड करेंगे, और माइनस ये तो है ही पीछे वाला। अब इन दोनों को और इसको मिला के, मतलब इन तीनों को मिला के हम ऐसे होल स्क्वायर कंप्लीट करके लिख सकते हैं, प्लस ये टर्म एज इट इज़ आ गई, प्लस ये टर्म एज इट इज़ आ गई। ओके, नाउ डेल्टा विल बी मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा, जब ये वाली टर्म जिसमें कुछ एडिशन वगैरह हो रही है इट इज़ इक्वल टू जीरो। बस ये याद ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसको जीरो कर दोगे फिर तो प्रिज्म ही नहीं बचा, इन दोनों को ही जीरो कर दोगे तो I1 I2 ही नहीं बचे, तो वो नहीं हो सकता। बट ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो जब ये इक्वल टू जीरो करोगे ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो हमारा जो पीछे रिलेशन थी, ये थी पीछे रिलेशन, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये बन जाएगी 2i माइनस ए, और इधर डेल्टा की जगह बन जाएगा डेल्टा एम। तो ये रिलेशन आ गई। यहाँ से i निकालना है, तो i कितना आया, डेल्टा एम प्लस ए, माइनस ए उधर चला जाएगा, प्लस ए बाई 2, ये हमारा आई आ गया। नाउ R1 ऑल्सो इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ये भी होगा, क्योंकि अगर I1 I2 बराबर है तो R1 R2 भी बराबर होंगे, दोनों एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो वो भी इक्वल होंगे, तो इसलिए R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, तो R इज इक्वल टू ए बाई 2। अब स्नेल्स लॉ लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, आई की जगह ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 पुट कर दो और आर की जगह ए बाई 2 पुट कर दो। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, इसको 2 बार 3 बार लिखो, याद करो, इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा। मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ड्राइव करने के लिए भी आ जाती है और इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। न्यूमेरिकल एक कहता हमारे पास प्रिज्म है जिसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आया π/6 और एंगल ऑफ प्रिज्म है π/3। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा ये π/3 पुट कर देंगे, डेल्टा एम π/6 पुट कर देंगे, फॉर्मूले में जस्ट पुट करा। तो ऊपर एलसीएम लेंगे, π/3 कितना होता है, π/3 होता है 60 डिग्री, π/6 होता है 30 डिग्री, तो ये 90/2 हो जाएगा 45, नीचे 60/2 30, सॉल्व करेंगे, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, सॉल्व करेंगे √2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 आ गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V भी होता है, वहाँ से V आ गया C/μ, V निकालना है C/μ, तो इससे डिवाइड करके ये आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पंजाब स्कूल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको एंगल्स वगैरह होंगे, प्रिज्म होगा, उसमें यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक रे ऑफ लाइट है जो पास करी इक्विलेटरल प्रिज्म से। इक्विलेटरल प्रिज्म में ए कितना होता है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जैसे होता है। कहता है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इतना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर हैं, ठीक है, और एंगल ऑफ इमर्जेंस 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब आई इज़ 3/4 ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे हम, बाद में हमें एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम निकालना है। तो ये फॉर्मूला ए इतना, एंगल ऑफ इमर्जेंस 3/4 ऑफ 60 45 आ गया, और मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए डेल्टा इज इक्वल टू आई 2i माइनस ए, सीधा ही 2i माइनस ए कर लो, 45 प्लस 45 माइनस ए डेल्टा आ गया, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कहता है एक प्रिज्म है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है और उसको हमने पानी में रखा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म इसमें 60 डिग्री वो फिक्स रहेगा, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पानी में निकालो। तो पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके आएंगे यहाँ पर प्रिज्म की विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ऊपर हम प्रिज्म की लिख देंगे, नीचे वाटर की लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 1.15 आएगा। ये प्रिज्म की विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। अब इस फॉर्मूले में हमें वही लगानी पड़ेगी, हमें यहाँ पर प्रिज्म की ही विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखी हुई है, ऊपर 60 प्लस डेल्टा m/2, नीचे 60/2, सॉल्व करना बस। अब इसको साइन 30 1/2 हो गया, इधर चला गया, इतना आ गया फैक्टर, साइन इनवर्स इतना आ गया,
साइन इनवर्स इतना इज इक्वल टू दिस, तो साइन इनवर्स की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालो, फिर 30 उधर जाएगा, 5.1 सॉल्व होके 10.2 डिग्री। तो बस यहाँ तक आप कर लीजिए, बहुत है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे। आगे चलते हैं अब। डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपके सिलेबस में है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट मैंने जैसे बताया कि इसमें लाइट के जो वाइट लाइट के 7 कलर्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। आपको पता है इसके बारे में, क्यों होते हैं वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए कॉज ऑफ डिस्पर्जन में आपको ये लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होती है ना प्रिज्म की, वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसे मान के चलेंगे। ये हमारे पास कॉशी फॉर्मूला है जो पहले आपको लिखना है। ये लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा क्यूब लिखा गया है, लैम्डा स्क्वायर लिखा गया, सॉरी, यहाँ लैम्डा 4 लिखा गया। तो ऐसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा और फिर आप बताएंगे कि म्यू जो है वो डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होगी, तो डेल्टा भी फिर डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होगा। अब लैम्डा का वायलेट कलर का लैम्डा, वायलेट कलर की वेवलेंथ रेड कलर की वेवलेंथ से छोटी होती है, लेस होती है, तो इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो म्यू आएगा वो बड़ा आएगा, क्योंकि दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। देखो म्यू ऊपर आ रहा है, लैम्डा नीचे आ रहा है, तो जिस कलर का लैम्डा ज़्यादा होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, उसके लिए म्यू कम आएगा। तो वायलेट का, रेड का लैम्डा ज़्यादा है, उसके लिए म्यू कम आएगा, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगी। अब जब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगी तो फिर डेल्टा, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो भी कम आएगा। तो इसलिए रेड का डेल्टा छोटा बनता है, रेड का एंगल ऑफ डेविएशन कम आता है, वायलेट ज़्यादा डेविएट करता है, उसका ज़्यादा आता है। तो बस आपने ये चीज़ बतानी है और फिर आप यहाँ बता देंगे कि हमारे ये जो कलर्स बन रहे हैं जी, इसमें ऐसे वाइट लाइट आई थी लेकिन सबसे ज़्यादा डेविएट वायलेट हो गया क्योंकि उसका डेल्टा सबसे बड़ा है और सबसे कम रेड हो गया। तो डायग्राम बना देना। अब इसमें एक टर्म होती है विच इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। इसमें एक टर्म होती है विच इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। अब एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, हमें दोनों डेल्टा को माइनस करना है, बस सिंपल डेफिनेशंस हैं। हमें डेल्टा कॉरस्पॉन्डिंग टू वायलेट और डेल्टा कॉरस्पॉन्डिंग टू रेड बस माइनस करना है। तो ये फॉर्मूला लिखा, इसमें आ गया म्यू -1 वायलेट, म्यू -1 ऑफ रेड, और फिर दोनों को सॉल्व करके ये हमारा एंगुलर डिस्पर्जन। एक होता है डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्जन को डेल्टा मीन से डिवाइड कर दो। देखो डेल्टा के ना वायलेट के लिए अलग है, रेड के लिए अलग है, तो इसकी मीन वैल्यू मतलब एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगी, दोनों को डेल्टा ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो आपने बस वही करना है। तो आपने डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर जो ऊपर निकाला था एंगुलर डिस्पर्जन, उसको डेल्टा मीन से डिवाइड करना है, तो ये आपके पास डिस्पर्सिव पावर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ नोट हैं, पढ़ लेना, इजी चीज़ें है। रेनबो, तो रेनबो आपके सिलेबस में मुझे लगता भी नहीं है, आप सिलेबस में सिर्फ डिस्पर्जन ऑफ लाइट लिखा है, बट रेनबो उसकी क्या एप्लीकेशन है। अब आप अपना 10 ईयर चेक कर लेना एक बार, अगर रेनबो के बारे में उसमें क्वेश्चन है, सीधा जाओ रे ऑप्टिक्स में डिस्पर्जन वाला पार्ट देखो। अगर वहाँ पर रेनबो का क्वेश्चन आया कि कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होते हैं, तो ये नोट्स हैं इसमें, ये डायग्राम प्रैक्टिस करना, इसकी ज़्यादा थ्योरी नहीं है, सिंपल है। ये 2-4 लाइनें आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होती हैं, तो वो आप प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी 2 होते हैं। ये यहाँ से नोट से आपको खुद करना है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, थ्योरी है तो आप पढ़ के कर सकते हो। पहले चेक कर लेना 10 ईयर में कि आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मेरे नोट्स में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनको भी आप एक बार पढ़ेंगे, इनके आंसर्स आपको सिंपली याद हो जाएंगे, कुछ नहीं है। मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है, अभी हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करना है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले क्लास में भी करा, मैंने आपको लेक्चर भी भेजा था, और फिर से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। आई होप अभी आप कर लोगे। इसमें से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर ड्राइव करने के लिए आता है, टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर आता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कौन कौन से हैं, कैसे ग्रे न्यूटोनियन, वो भी आ सकता है लेकिन वो कम आता है थोड़ा सा। इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स आर मोर सुटेबल, मोर गुड, बढ़िया होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग वाले, वो सब क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप डायरेक्टली नहीं आता ये सिंपल एक लेंस होता है, तो इसमें दो केस होते हैं हमेशा हर इंस्ट्रूमेंट में। एक तो इमेज जब डी पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई, 25 सेंटीमीटर पर आप इमेज बना रहे हो, दूसरा आप दूर बना रहे हो इमेज इन्फिनिटी पे, तो दोनों केस में मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होती है। हर केस में रे डायग्राम प्रैक्टिस करना आपको, मैंने क्लास में डिस्कस करा डिटेल में। मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाय अल्फ़ा होता है, तो ये फॉर्मूले बस आपको ना याद करने हैं। तो इसमें ना बस ये फॉर्मूला याद कर लो कि जब इमेज हमारी डी पे बनती है तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर 1 + d/f होता है, और जब इन्फिनिटी पे बनती है तब मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास d/f होता है, सिंपली d/f, ठीक है। ये इन्फिनिटी वाला केस है क्योंकि ये कंपाउंड में यूज़ होते हैं फॉर्मूले। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन में 2 लेंस आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव, एक आई पीस, नोट्स बने हुए हैं। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ स्मॉल होती है, अपर्चर भी स्मॉल होता है। आई पीस को ऑकुलर भी बोला जाता है,
उसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव। दो केसेस, पहला व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऑब्जेक्टिव के फोकस से थोड़ा सा पीछे। तो ये फोकस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये इसका फोकस है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो पहले ये इसकी रियल इमेज बनाएगा, ये इमेज फॉर्मेशन आपको आती है, जहाँ पे दोनों कट करेंगी वहाँ इमेज बनेगी। अब जहाँ ये इमेज बनेगी आई पीस का फोकस उससे पीछे बनाना है आपको, मतलब ये इमेज इस फोकल लेंथ के इन बिटवीन बननी चाहिए। तो फिर इस इमेज से एक रे इधर जाएगी, ये हमारी इमेज है, यहाँ से एक रे इधर जाएगी और फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, इसको आप ऐसे बैक इम्पोज कर देना। दूसरी रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, इसको भी आप ऐसे कर देना, जहाँ दोनों मिलेंगे वहाँ पर फाइनल इमेज बनेगी और ये डिस्टेंस आपको कैपिटल डी लेना है, ठीक है। तो ये पहला केस है। फोकल लेंथ आप एफ ओ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव की, एफ ई फोकल लेंथ आप लिखेंगे आई पीस की, एफ ई, ठीक है। और फिर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो यू ओ लिखा गया है, इसकी इमेज यहाँ पे बनी है, उसका इमेज डिस्टेंस वी ओ लिखा गया है। ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसका डिस्टेंस यू ई लिखा गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। और ये हमारा फाइनल इमेज डिस्टेंस ही है जिसको मैं वी ई बोलूँगा और वो डी के बराबर है। दोनों लेंस के बीच में जो लेंथ डिस्टेंस होता है उसको लेंथ ऑफ द ट्यूब या लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कैपिटल एल बोला जाता है और वो ज़्यादातर केसेस में यू ई प्लस वी ओ ई होता है। अब जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तब यू ई एफ ई के बराबर हो जाएगा, वो हम पुट कर सकते हैं। तो ये रे डायग्राम प्रैक्टिस करना है जी, और यहाँ पे जो 2-3 लाइनें लिखी हैं पढ़ लेना। फिर मैग्नीफाइंग पावर, तो ये एंगल्स की रेशो होती है बीटा बाय अल्फ़ा। कौन से दो एंगल्स, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसका एंगल यहाँ पे जो बन रहा है अल्फ़ा, वो अल्फ़ा है। जब उसको नेक डाई से भी देखोगे तो एंगल अल्फ़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट का एंगल आपकी आई पे। और ये हमारी इमेज है, तो इमेज ने जो आई पीस पे एंगल बनाया ये वाला, उसको बीटा बोला जाता है, ठीक है। तो बीटा बाय अल्फ़ा ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर है, ये सिंपल डेफिनेशन है, लिखी हुई है ऊपर। तो आप बस अब दोनों ट्रायंगल्स लेके वहाँ से टेंजेंट बीटा टेंजेंट अल्फ़ा निकालते हैं और यहाँ प्रूफ कर देते हैं कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस है। ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर वी ओ बाई यू ओ आप लिख सकते हो, आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर हम डी बाई यू ई जो हमने पीछे निकाला था, जैसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप में जो निकालते हैं वही यहाँ पे यूज़ होना है, क्योंकि बेसिकली ये वर्चुअल इमेज वाला वही केस है। तो वो 1 + डी बाई एफ ई मैंने इसीलिए बोला था, याद कर लो। तो वी ओ बाई यू ओ इंटू 1 + डी बाई एफ ई, यहाँ तक बस आप ड्राइव कर देना। एक और चीज़ कर देना, अगर हम कहते हैं ए बी को बिल्कुल फोकस के पास रखें तो यू ओ को आप एफ ओ पुट कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सी और सिचुएशन है जो आप कर देना और ये आपके पास फाइनली आ जाएगी मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ हम यू ओ की जगह एफ ओ कर देंगे और हमारा जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है उसको हम वी ओ बोल देंगे। ये हम एडजस्टमेंट करते हैं टेलीस्कोप में, इफ़ द इमेज इज़ फॉर्म्ड क्लोज टू आई पीस तो हम वी ओ को एल पुट कर देते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। दूसरा केस है व्हेन फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। पहले रे डायग्राम देख लो, इसमें आपको फोकस पे, इस आई पीस के फोकस पर ही बनानी इमेज। तो यहाँ से रे जो आएंगी और यहाँ से जो आएगी वो दोनों पैरेलल हो जाएंगी, तो फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी। और डायरेक्टली ये मैग्नीफाइंग पावर याद कर लेना, -L/F_O इंटू D/F_E। देखो रे डायग्राम बनाना होता है डेरिवेशन में और मैग्नीफाइंग पावर लिखनी होती है, इतना तो आप कर ही लोगे ना। फिर नेक्स्ट है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में रिफ्लेक्टिंग टाइप में लेंस होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप में हमारे पास मिरर्स यूज़ होते हैं। तो इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेरेस्ट्रियल दोनों हैं। एस्ट्रोनॉमिकल हमारे सिलेबस में है, तो इसमें हम सन स्टार प्लैनेट्स वगैरह की इमेजेस देखते हैं, तो इसकी भी कंस्ट्रक्शन यहाँ से याद करनी है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है ना, उसका पर्चर भी बड़ा होता है, उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लार्ज पर्चर लार्ज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। माइक्रोस्कोप में उल्टा था, इसमें आई पीस जो है वो कन्वेक्स लेंस है, उसकी स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर होता है। केस वैसे ही दो हैं, फाइनल इमेज एट कैपिटल डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उसमें भी आप दो लेंस बनाओगे। अब आपकी रेज ऐसे पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, वो इन्फिनिटी पे है। तो ये वाली जो रेज हैं वो जहाँ भी मीट करेंगी वहाँ पे आपको जस्ट एक इमेज बना देनी है और इसका फोकस उसके पीछे, मतलब विद इन द फोकल लेंथ ही बनानी है। फिर उसके बाद रे डायग्राम, एक रे ऐसे पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी, दोनों यहाँ मिलेंगी, जहाँ मिल जाए वहाँ कैपिटल डी बना देना।
और फिर बाकी चीज़ें इसमें फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके फोकस पे ही जाएगी, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे इमेज बनेगी। तो ये इसकी फोकल लेंथ है और आई पीस की थोड़ी कम है FE, इसमें वो छोटी बनानी है। और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें अल्फ़ा एंगल बना देना, यहाँ पे इमेज का बीटा एंगल बना देना, वही चीज़ें हैं सारी। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट वही होती है, सेम होती है, बस थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि अब हमारा जो रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय फाइनल इमेज at least distance of distinct vision to the angle subtended by object when it is seen from infinity। तो वही सेम चीज़ें हैं, ये सिंपल डेफिनेशन याद करना। फिर मैग्नीफाइंग पावर ड्राइव करा हुआ है यहाँ पे सारा, मैंने क्लास में डिस्कस करा था, इसलिए मैं फटाफट स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये डेरिवेशंस तो अभी तक आपने करी होंगी, नहीं करी तो नोट्स में से आप करोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली ये मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, ठीक है। और दूसरे केस में व्हेन द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये उसका रे डायग्राम है। अब दोनों के फोकस यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएंगे और हमारी ये रेस पैरेलल हो जाएंगी। और उसके बाद फिर मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको छोटी सी डेरिवेशन करनी है, ये -FO/FE है। कैसेग्रेन जो है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, इसमें ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, दो मिरर्स होते हैं, एक होता है सेकेंडरी मिरर, एक होता है प्राइमरी मिरर। पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे इन्फिनिटी से आता है, फिर ये ऐसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पर ये इस मिरर के अंदर जाके एक वर्चुअल इमेज बनाता है। यहाँ पर एक आई पीस है जो लेंस है, उस इमेज को जो मिरर के अंदर बन रही है हम यहाँ से देख रहे हैं। सिंपल चीज़ें हैं, तो वर्किंग में ये चीज़ें पढ़ लेना। इसकी मैग्नीफाइंग पावर में डायरेक्ट फॉर्मूले जो पीछे ड्राइव करें वही आपको लिखने हैं। न्यूटोनियन का डायग्राम भी प्रैक्टिस करना, इसमें ये प्राइमरी मिरर होता है, पैराबोलाइडल मिरर होता है, यहाँ पर प्लेन मिरर लगा होता है, उसमें वहाँ पे कॉन्वेक्स था, यहाँ प्लेन है, विच इज़ एट 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो इतने एंगल पे ऐसे प्लेन मिरर बना हुआ है। तो जब लाइट ऐसे आएगी, प्लेन मिरर से टकरा के ऐसे चलेगी, दूसरी इधर से आई टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेगी। यहाँ पर इसका आई पीस है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ से हम इस मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर इमेज हम देखते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी पढ़ लेना, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, आप याद करके तो लिख के आओगे ना एग्जाम में, वो तो आपको करना है। तो इसकी वर्किंग में भी जो मैंने चीज़ें आपको बताई वही हैं। एडवांटेजेस ज़रूर करके जाना कि क्यों रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो इसमें एक तो कलर्स की डिफेक्ट्स नहीं होते, कलर्स की ऑपरेशंस नहीं होती, क्योंकि इसमें ना रिफ्रैक्शन नहीं हो रही। रिफ्रैक्शन होती तो डिस्पर्जन हो जाता लेंस में से, वाइट लाइट का अलग अलग कलर्स आ जाते, तो यहाँ अलग अलग कलर आएंगे ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है। तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिक ऑपरेशंस नहीं होती, नो क्रोमेटिक ऑपरेशंस, मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लेना। स्फेरिकल ऑपरेशंस क्या होती हैं? पैराबोलाइडल मिरर यूज़ करने से ना स्फेरिकल ऑपरेशन रिमूव होती हैं। स्फेरिकल ऑपरेशन मतलब हमारी इमेज ब्लर्ड बनती है, क्योंकि वो जो सारी रे पैरेलल आ रही हैं इन्फिनिटी से, वो एक सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाती, तो वो ब्लर्ड इमेज बन जाती है। लेकिन पैराबोलाइडल मिरर यूज़ कर लो स्फेरिकल की जगह, तो फिर एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं, तो ये भी इसमें रिमूव हो जाता है। इमेज ब्राइट बनती है क्योंकि इसमें लाइट का लॉस नहीं होता। इसकी रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होती है क्योंकि हम ज़्यादा लार्ज अपर्चर का मिरर बना सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि हमें मिरर को एक ही साइड से ग्राइंड और पॉलिश करना है। इसमें मैकेनिकल सपोर्ट भी कम चाहिए होती है क्योंकि मिरर हल्के होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेंसेज। लेंस भारा होता है, उसमें डबल मटेरियल लगा होता है, मिरर में तो पतला सा ग्लास होता है वो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ के जाना। रिजॉल्विंग पावर अभी सिलेबस में नहीं है तो आप यह मत करके जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अभी छोड़ देंगे। ये कुछ न्यूमेरिकल्स ना मैंने माइक्रोस्कोप और उसके ऊपर डाले हैं, बट मुझे लगता है आपकी इनकी डेरिवेशंस ही कर लो तो बहुत है। अगर न्यूमेरिकल का छोटा मोटा पार्ट आ गया तो जो पीछे फॉर्मूले पड़े हैं उसमें वैल्यूज़ पुट करके देखना। अगर टाइम है तो ये नोट्स में अभी अपलोड करूँगा, वहाँ से आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। सारे मत करना, ये न्यूमेरिकल्स आप छोड़ देना, ये CBSE के लिए हैं। CBSE वाले बच्चे कर लेना, PSEB वाले इनको मत करना। ये सारे रे ऑप्टिक्स के ना अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अभी तो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट NCERT प्रॉब्लम है, ये CBSE वाले बच्चों के लिए ज़रूर करनी चाहिए। तो ये आप कर लेना, अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो तो कर लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सब नोट्स के अंदर हैं। ये प्रॉब्लम आप ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। ये वाले न्यूमेरिकल्स आप अभी छोड़ दो, जितना मैंने करा दिया बस वो कर लो, वो ही बहुत है, इतना ही कर लो कि बहुत है, ठीक है।
चलिए तो बस अपना हम रे ऑप्टिक्स का जो मेन लेक्चर है अभी, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ एक बार ओवरव्यू देने की कोशिश करी है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत क्वेश्चन आने इसमें से। अगर वेव ऑप्टिक्स करना है अभी और टाइम है तो सब बच्चे देखोगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मुझे मैसेज कर देना, नहीं तो मैं वेव ऑप्टिक्स पे भी बना दूंगा एक वीडियो 2-3 दिन में, अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। नहीं तो फिर अभी आपने कर लिया हुआ है प्रिपेयर तो ठीक है, अभी आप 10 ईयर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो फटाफट अच्छे अच्छे याद करके लिख लिख के देख लो, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।